ये लड़का एक मेटल केज में जागता है, बिना कपड़ों के, एक अनजान जगह पर। आसपास देखने पर उसे और भी केजेस दिखते हैं जिनमें फंसे लोग जल्द ही स्लेव्स बनने वाले हैं। लेकिन जिन को इस पूरे सीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक बैंडिट लड़की खाना देने आती है, वो उठकर केज को आसानी से ऐसे तोड़ देता है जैसे कुछ हो ही ना। उसे मेटल तोड़ते देख वो लड़की शॉक्ड और डरी हुई है कि वो उसे मार देगा। लेकिन उसे मारने के बजाय हमारा हीरो उसे हील करता है। उसे पता चलता है कि बैंडिट्स ने उसके छोटे भाई को पकड़ा है, इसलिए वो मजबूरी में काम कर रही है। तो जिन फैसला करता है कि वो इन स्कमबैग्स का यही खेल खत्म करेगा। वो दरवाजा तोड़कर पहले बैंडिट को सीधे हवा में उड़ा देता है और उसे अपने नेकेड होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन एक एक करके सबको पीटता है और वहां सिर्फ बैंडिट्स का ढेर बचता है। शॉक बैंडिट्स कुछ नहीं कर पाते, वो उनके लिए बहुत फास्ट और स्ट्रांग है। आखिरकार वो उनके बॉस तक पहुंचता है। ये स्कमबैग, जो इस दुनिया में बहुत स्ट्रांग माना जाता है, लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। हमारे लड़के का कहर देखकर वो रहम की भीख मांगता है और पूछता है उसे क्या चाहिए। वो कहता है मनी और स्लेव्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा हीरो बाकी बैंडिट्स को मारकर करीब आता है। बैंडिट बॉस हैरान है कि वो अपनी स्पिरिट पावर्स क्यों नहीं यूज कर पा रहा और ये नेकेड लड़का इतना ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग क्यों है। जिन उसे एक कीड़े की तरह देखता है और इस कमबैक को एहसास हो जाता है कि उसका खेल अब तत्मा। इसलिए वो भागकर अपना लास्ट रिसोर्ट निकालता है, एक मॉन्स्टर का केज। बैंडिट बॉस को लगता है कि हमारा लड़का अब मारा गया, पर जब मॉन्स्टर झपटता है, जिन इजीली उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। अब ये स्कमबैग सच में शॉक्ड है। उसने किसी ह्यूमन को बेयर हैंड से मॉन्स्टर का हिट रोकते नहीं देखा था। असल में जिन के पास सुपर ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, वो अपनी डिवाइन पावर निकालकर एक एनर्जी बीम से मॉन्स्टर को उड़ा देता है। इसके बाद वो मुड़कर उस स्कमबैग को बेगुनाहों पर जुल्म करने की सही सजा देता है। लेकिन जिन इतना स्ट्रांग क्यों है और ये पावर कहां से आई? इसकी शुरुआत 100 मिलियन साल पहले हुई थी। अर्थ पर एक भयानक कैटास्ट्रोफी आई जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर दिया। इस तबाही की जड़ एक मिस्टीरियस वायरस था जिसने जानवरों को म्यूटेट करके खूंखार मॉन्स्टर्स में बदल दिया, जिन्हें बाद में करप्टर्स कहा गया। कुछ ही सालों में आउटब्रेक इतनी तेजी से फैला कि 99% ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। बचे हुए इंसानों ने फ्रंट लाइंस पर डटकर मुकाबला करने की पूरी कोशिश की। अफसोस, जल्द ही साफ हो गया कि इन बीस्ट्स के सामने कन्वेंशनल वॉरफेयर एकदम यूजलेस है। हार मानकर इंसानों ने अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सारे ट्रायल्स में सिर्फ जिन शुदू अकेला सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट बना जिसने एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाए। इसके साथ ही साइंटिस्ट्स ने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए नैनो मशीन से बना एक काउंटर वायरस तैयार किया। अपनी नई अनपैरेलल्ड एबिलिटीज के साथ जिन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन सेवियर बन गया, जो बचे हुए इंसानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन अंत में सब बेकार गया। बहुत देर हो चुकी थी और आखिरी सर्वाइवर्स भी मारे गए। बचाने के लिए कोई नहीं बचा था। जिनका एग्जिस्टेंस बेमानी लगने लगा क्योंकि वो अपने मकसद में फेल हो गया था। कम से कम उसकी साइंटिस्ट दोस्त कगुरा को यही लगता था। पर जिन की सोच अलग थी। उसके लिए अभी भी लड़ने की वजह बाकी थी। भले ही वो आज के लोगों को न बचा सका, उसे भरोसा था कि उसकी पावर्स फ्यूचर जनरेशंस के काम आएंगी। नैनो मशीन्स पहले ही एनवायरनमेंट से करप्टर्स का असर मिटा रही थी। उसे उम्मीद थी कि अर्थ जल्द ही फिर से आबाद होगी और वो उस दिन का इंतजार करने को तैयार था। इसीलिए कगुरा ने उसे आने वाली सदियों तक जिंदा रखने के लिए एक हाइबरनेशन कैप्सूल में डाल दिया। जब जिन स्टेसिस में चैन से सो रहा था, मॉन्स्टर्स दुनिया को तबाह करते रहे। फिर भी दशकों से सदियां और सदियों से 1000 साल बीत गए और आखिरकार एनवायरनमेंट तेजी से बदलने लगा। वो म्यूटेटेड क्रीचर्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिससे नई स्पीशीज को पनपने का मौका मिला। एवोल्यूशन का ये साइकिल 100 मिलियन सालों तक चला और अब हम देखते हैं जहां 3 नए ह्यूमैनॉइड बीइंग्स एक खतरनाक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो डरे हुए सर्वाइवर्स एक एंशिएंट रूइन के पास पहुंचते हैं और बचने के लिए जल्दी से अंदर छिप जाते हैं। वो खूंखार डिमोनिक बीस्ट उनके पीछे पीछे फैसिलिटी में घुस जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो तीनों उस क्रीचर का डिनर बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आखिरी उम्मीद में ग्रुप की लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और अपने विलेज के गार्डियन गॉड से उन्हें बचाने की प्रार्थना करती है। लेकिन तभी चमत्कार होता है और उसकी आवाज सुनकर हमारा हीरो जाग जाता है, जो उनके ठीक पीछे कैप्सूल में 100 मिलियन सालों से सो रहा था। ये एंशिएंट ह्यूमन एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो सीधे मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है।
कंफ्यूज ट्रियो को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और सिचुएशन तब और अजीब हो जाती है जब एक नेकेड आदमी अचानक उनके सामने आ जाता है। ये नेकेड लड़का सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढता है जो उसकी दोस्त कगुरा के बनाए इंडिस्ट्रक्टिबल लॉक बॉक्स में सुरक्षित रखे थे। लैब के एंशिएंट सिस्टम्स बूट करके उसे पता चलता है कि वो बेसिकली 100 मिलियन साल फ्यूचर में आ गया है। इतने सालों में ज्यादातर डेटा नराब हो चुका है, पर यह किसी मिरेकल से कम नहीं कि मशीन्स अभी भी काम कर रही है। लगता है कगुरा के बनाए नैनो मशीन वायरस ने अपना काम बखूबी किया, करप्टर्स को मिटाकर फैसिलिटी को बचाए रखा। उसे अपनी पुरानी दोस्त का छोड़ा एक कम्युनिकेशन क्यूब भी मिलता है, पर उसके अंदर क्या है ये अभी एक मिस्ट्री है। फिर वो उन ह्यूमैनॉइड लोकल्स की तरफ मुड़ता है, ये भूलकर कि वो अभी भी बिना कपड़ों के है। जब उसे एहसास होता है कि लिटरली छोटे बच्चे उसे घूर रहे हैं, तो वो झटपट तैयार हो जाता है, बिल्कुल अपने पुराने फ्रेश लुक में। थोड़ी देर बाद वो तीनों के साथ फैसिलिटी से बाहर आता है, पर हराइजन पर तेज चमकते सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती है। सच कहूं तो उसे इतने शानदार नजारे की उम्मीद नहीं थी। सामने का व्यू बहुत मैग्निफिसेंट था, उस एपोकैलिप्टिक वेस्टलैंड से बिल्कुल अलग जो उसने आखिरी बार देखा था। बच्चे तुरंत अपनी सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने गार्डियन गॉड से साथ चलने की जिद करते हैं। वहीं हमारा लड़का ये समझने में लगा है कि आखिर वो किस तरह की स्पीशीज से डील कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली अब तक तो ह्यूमैनिटी को फॉसिल फ्यूल बन जाना चाहिए था। एनिमल ट्रेट्स वाले ये ह्यूमैनॉइड्स लाखों सालों के एवोल्यूशन और नैनो मशीन्स के लगातार असर का ही नतीजा है। और तो और ये लोग बिल्कुल वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो इंसान सदियों पहले बोलते थे, जिसका सीधा मतलब है कि इनकी जड़ें एक ही है। वो अपना नाम जिन शुदू बताता है और कहता है कि उसे सिर्फ उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। बदले में गोट ईयर्स वाली लड़की अपना नाम हकमा फिल बताती है। कोआला जैसा दिखने वाला लड़का डानपो है और उसके साथ खड़ी कैट गर्ल शांति है। हकमा बाकी बातें बात के लिए छोड़ती है और जिन को खींचते हुए बताती है कि उसका विलेज बस पास ही है। वो अपने नए गार्डियन गॉड को घर ले जाने के लिए बेताब है ताकि वो हमलावरों से उन्हें बचा सके। लेकिन अफसोस, जब तक वो पहुंचते हैं विलेज तबाह हो चुका था और कई बस्तियां पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी थी। इस तबाही को देखकर शांति अपने होश खो बैठती है और घबराहट में अपनी मां को ढूंढने आगे भागती है। तबाही का जायजा लेते हुए जिन एक पल रुककर इस नराब सिचुएशन के बारे में सोचता है। वो तुरंत नोटिस करता है कि टाउन की वॉल्स कितनी कमजोर है। बाउंड्री वॉल्स और घर दोनों ही सिर्फ लकड़ी के बने हैं। सिर्फ इसी बात से साफ पता चलता है कि ये नई सिविलाइजेशन उसके पुराने ह्यूमन एरा के मुकाबले टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे है। विलेज के अंदर जाने पर जिन एक औरत को एक अजीब मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है, एक ही नजर में समझ आ जाता है कि वो मुश्किल से ही टिक पा रही है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये क्रीचर लाखों साल पुराने करप्टर्स जैसा ही दिखता है। यही नहीं, यहां बचे हुए करप्टर्स के अलावा भी बहुत कुछ अजीब है। छोटी हकमा कोई मैजिक टेक्निक जानती है जिससे उसकी बॉडी चमकने लगती है। आखिरकार उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जिन तेजी से आगे बढ़कर एक ही डेवस्टेटिंग किक से उस मॉन्स्टर के होश उड़ा देता है। तेजी से मूव करते हुए वो घायल औरत को अपनी बाहों में उठाता है और डेंजर जोन से बाहर निकल जाता है ताकि छोटी हकमा उस पर फिनिशिंग ब्लो मार सके। अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वो एक छोटी सी फायरबॉल छोड़ती है जिसका वार बहुत तगड़ा होता है और मॉन्स्टर का खेल वही खत्म हो जाता है। मरे हुए क्रीचर को देखकर जिनकी थ्योरी कंफर्म हो जाती है। सच में एटमॉस्फेरिक नैनो मशीन्स ने इन मॉन्स्टर्स की लेजेंडरी हीलिंग एबिलिटीज छीन ली है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि एक लोकल लड़की उन्हीं नैनो मशीन्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रही है। उसका अंदाजा है कि ये लोग एटमॉस्फेयर से सीधे नैनो मशीन पार्टिकल्स खींचकर उन्हें ऑफेंसिव स्पेल्स में बदल देते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। पर पेंच ये है कि हिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ प्योर ह्यूमंस ही इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते थे। वो सीधा अपनी क्यूरियोसिटी उस औरत को बताता है जिसे उसने अभी बचाया था और पूछता है कि क्या इस एरा में सबके पास ऐसा मैजिक है। उसे पूरी तरह समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, पर वो बताती है कि सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कल्चर में माना जाता है कि जिन्हें डिवाइन पावर्स का आशीर्वाद मिला है, सिर्फ वही इस मैजिक को यूज कर सकते हैं। उनके विलेज में ऐसे सिर्फ 4 ही लोग हैं जिनको ये समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। डिवाइन पावर्स बस नैनो मशीन मैनिपुलेशन को बोलने का उनका एक पुराना और फैंसी तरीका है। हकमा दौड़कर उस ओल्डर वुमन के पास जाती है जो असल में उसकी ग्रैंड मदर है। वो घबराकर बाकी विलेजर्स के बारे में पूछती है, पर पता चलता है कि सब इवैक्यूएट कर चुके हैं। ये सुनकर तीनों को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन ग्रैंड मदर बहुत परेशान है
कि ये बच्चे बाकियों के साथ जाने के बजाय इस डेंजरस विलेज में वापस क्यों आए। आखिरकार जिस बीस्ट से वो अभी लड़े थे वो तो बस एक लार्वा था। असली टतरा तो वो मैसिव अडल्ट मॉन्स्टर है जो इलाके में तबाही मचा रहा है। तभी एक आवाज आती है जो ओल्ड लेडी को तसल्ली देती है कि डरने की कोई बात नहीं। उस जायंट इन्वेडर को ये न्यू कमर अकेले ही स्लॉटर करने का कॉन्फिडेंस दिखाता है। इन चेहरों को वापस वॉर जोन में देखकर ग्रैंडमदर शॉक्ड है और तुरंत उस आदमी से बाकी विलेजर्स के बारे में पूछती है। वो ब्लू हेड वॉरियर कंफर्म करता है कि बाकी सिविलियंस सेफली शेल्टर पहुंच गए हैं। असल में उस ब्लू हेड लड़के के साथ खड़ा वो ओल्डर मैन हकमा का पिता है। दोनों का इमोशनल रियूनियन होता है और वो जाहिर तौर पर पूछता है कि वो कहां भाग गई थी। वो लड़की सच बताती है कि वो सीधे सील्ड डोर के पास गई थी, जिससे ग्रैंडमदर के होश उड़ जाते हैं। ओल्डर वुमन इस बात पर भड़क जाती है कि हकमा उस खतरनाक टेरिटरी में गई। लोकल लेजेंड के हिसाब से उस दरवाजे के पार की जगह सिर्फ विलेज के गार्डियन गॉड की है, क्योंकि छोटी हकमा मॉन्स्टर इन्वेजन से बहुत डरी हुई थी। वो बताती है कि वो बस डेटी की मदद मांगने गई थी और वो प्राउडली कहती है कि लेजेंड्स का वो गॉड ठीक उसके बगल में खड़ा है। जाहिर है ग्रैंडमदर को यकीन नहीं होता। वो साफ मना कर देती है कि ये रैंडम लड़का उनका डिवाइन प्रोटेक्टर हो सकता है। और तो और उसके लुक को देखकर उन्हें लगता है कि हमारा लड़का किसी इंफीरियर स्पीशीज से है, इसलिए उसे ऐसा सेक्रेट टाइटल देना एकदम मजाक लगता है। तभी छोटी शैंडी अपने ब्लू हेड भाई को मनाने की कोशिश करती है कि जिन्ही असली गॉड है। जवाब में उसका घमंडी भाई उसकी बात तुरंत काट देता है और जिन के ऑर्डिनरी ह्यूमन ईयर्स की तरफ इशारा करता है। उनकी सोसाइटी में जिसके पास एनिमल ट्रेट्स नहीं है उसे लेजर बीइंग माना जाता है। इस लड़के को लगता है कि उसकी छोटी बहन बस एक बड़ी तलतपमी का शिकार है। फिर भी वो छोटी लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है और प्राउडली बताती है कि इस आदमी ने उनका पीछा कर रहे इन्वेडर को ईजिली हरा दिया। इस बात से अनइम्प्रेस्ड होकर उसका भाई एरोगेंटली कहता है कि वो भी किसी इन्वेडर को उतनी ही आसानी से मार सकता है। हमारे हीरो की तरफ मुड़कर, जो इस बकवास से पहले ही एग्जॉस्टेड लग रहा है, वो ब्लू हेड वॉरियर उसे धमकी देता है। वो कहता है कि विलेज छोड़कर चला जाए क्योंकि यहां इंफीरियर ब्लड वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वो बेवकूफ बड़बड़ाते हुए जिन के पास से निकल जाता है। वो अपने घमंड में इतना चूर है कि खुद ही अकेले उस जायंट इन्वेडर को मारने का सुइसाइडल काम ले लेता है। वैसे इस एरोगेंट ब्लू हेड का नाम सार्स है। सार्स के इस रेकलेस फैसले से ग्रैंडमदर बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वो वापस जिन की तरफ मुड़ती है। भले ही उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन असल में कौन है, पर वो मानती है कि जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया न कहना बहुत रूड होगा। शुक्रिया करने के बाद वो एक आखिरी फेवर मांगती है। वो चाहती है कि जिन बच्चों को सेफ्टी शेल्टर तक छोड़ दे ताकि वो जाकर सार्स को अपने घमंड में जान गंवाने से रोक सके। जाहिर सी बात है, हमारा हीरो साफ मना कर देता है। उन्होंने सीधे उसके प्राइड पर सवाल उठाया है और वो ऐसे ही चुपचाप खड़े रहकर अपनी बेइज्जती नहीं सहेगा। वो तय करता है कि वो उन्हें एहसास दिलाएगा कि वो कोई यूजलेस बायस्टैंडर नहीं है और डेफिनेटली कोई इंफीरियर स्पीशीज तो बिल्कुल नहीं है। अब सीन पास की लेक पर शिफ्ट होता है जहां अभी वो भयानक मैसिव मॉन्स्टर छिपा है। सार्स आखिरकार वहां पहुंच जाता है और ये बंदा बिना डरे सीधा कॉम्बैट स्टांस ले लेता है। अपने स्पीयर और बॉडी को जूस लाइक थंडर से चार्ज करके वो बीस्ट की तरफ लाइटनिंग फास्ट स्पीड से दौड़ता है। काउंटर अटैक करने के लिए वो क्रीचर लिटरली अपने ही बच्चों को प्रोजेक्टाइल वेपन्स की तरह इस्तेमाल करता है। लकीली ये स्लाइमी लार्वी सार्स के इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर के लिए आसान टारगेट्स है। रास्ता साफ होते ही सार्स मौका देखकर हवा में ऊंची छलांग लगाता है और सीधे उस बास्टर्ड के मुंह पर एक डेवस्टेटिंग स्लैश मारता है। मॉन्स्टर दर्द के मारे जोर से चीख उठता है। बेशक हम सब जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं हो सकता और हम सही है। सार्स के होश उड़ जाते हैं जब मॉन्स्टर का गहरा घाव तुरंत रिजेनरेट होने लगता है। ये सडन शॉक उस ब्लू हेड वॉरियर को सुन कर देता है। अब वो एक लीथल काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह ओपन है और डॉज करने का कोई टाइम नहीं है। पर जैसी कि उम्मीद थी, जिन एन वत पर आकर उस मैसिव स्ट्राइक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर लेता है, जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। सार्स, जो अभी तक एक अनशेकेबली एरोगेंट फूल बना हुआ था, उसे अचानक एक मैसिव रियलिटी चेक मिलता है और असली शो तो बस अभी शुरू ही हुआ है। मॉन्स्टर पीछे हटकर डबल फोर्स के साथ दूसरा स्ट्राइक करने के लिए उछलता है, लेकिन हमारा हीरो उस क्रीचर को हमला करने का मौका भी नहीं देता। बस अपनी उंगलियों के एक कैजुअल स्नैप से जिन उस मॉन्स्टर के सीने के आर पार एक बड़ा सा होल ब्लास्ट कर देता है। वो घमंडी लड़का बस सन्न होकर इस स्पेक्टैक्युलर डिस्प्ले को देखता रह जाता है। कुछ ही देर बाद
बाकी का ग्रुप भागते हुए पानी के किनारे पहुंचता है। दौड़कर आने से उनकी सांसें अभी फूली ही थी कि ये नजारा देखकर उनके होश फिर से उड़ जाते हैं। हमारे लड़के को एक हाथ से उस कोलोसल मॉन्स्टर को ब्लॉक करते देख वो हैरान है। मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पर जिन सच में इस एक्सचेंज से बो होने लगता है। इस लड़ाई को असब तत्म करने का फैसला करके वो सार्स को कमर से पकड़कर रास्ते से हट जाता है। जब तक कैमरा दूर जाता है, हम देखते हैं कि उस मैसिव मॉन्स्टर के आर पार जिनकी एनर्जी पूरी तरह छेद कर चुकी है। सार्स घबराकर आर्ग्यू करता है कि बिग फ्लैशी अटैक्स एकदम बेकार है अगर मॉन्स्टर इन्फिनिटली रिजनरेट कर सकता है। थैंकफुली जिन ने पहले ही इस वेरिएबल का ध्यान रखा था। यहीं पर नैनो मशीन्स काम आती है, जो मॉन्स्टर के सेल्यूलर रिजनरेशन को एक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देती है। सार्स का दिया डैमेज काफी कंसिडरेबल था, पर वो कट इतना गहरा नहीं था कि उसके हीलिंग फैक्टर को रोक सके। अब तक सार्स का प्रैक्टिकली मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सोचकर कि क्या सच में ये इंफीरियर बंदा उनका गार्डियन गॉड है। मजेदार बात यह है कि जिन तुरंत किसी भी डिवाइन रूट से मना कर देता है जो उसे ऐसा ग्रैंडियोस टाइटल दे। उसे बस एक फैक्ट पता है कि उसके जिंदा रहने का असल मकसद फ्यूचर के लोगों को सेफगार्ड करना और सामने खड़े इन मॉन्स्टर्स को स्लॉटर करना है। एनरेज होकर वो बीस्ट फुफकारता है और अपनी मैसिव टेल घुमाता है ताकि वो हमारे एजाइल हीरो को कुचल सके जो लगातार उसके वार से बच रहा है। एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाकर जिन उस क्रीचर को डेंस येलो आइस क्रिस्टल्स में फंसाकर पूरी तरह इमोबिलाइज कर देता है। जैसे ही वो बीस्ट को ऑब्लिटरेट करने के लिए एक क्रिटिकल हिट चार्ज करता है, वो आखिरकार अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। वो खुद को एक ऐसा मॉन्स्टर बताता है जो ह्यूमैनिटी की अपनी ट्रैजिक फुलिशनेस से पैदा हुआ है। वो 100 मिलियन साल की नींद से बचा हुआ एक रेलिक है। वो डेजिग्नेटेड वेपन जिसे अर्थ से इस हॉरिफिक मैनेस को मिटाना है। सार्स ये समझने की पोजीशन में नहीं है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। उसे बस इससे मतलब है कि क्या जिन अपने मैसिव क्लेम्स सच कर पाएगा। और बेशक जिन ऐसा कर सकता है। आखिरकार वो काउंटलेस ब्रूटल ट्रैजिक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। एक ऐसा वेपन जो ह्यूमैनिटी की ब्लड स्टेन्ड हिस्ट्री से बना है। वो इस दुनिया में बचा पहला, आखिरी और इकलौता ट्रू ह्यूमन है। अपना इंट्रोडक्शन खत्म करके जिन एक ऐसा ब्लाइंडिंग एनर्जी अटैक करता है जो पल भर में मॉन्स्टर को इंसिनरेट कर देता है। ये बीम इतनी अनफैथोमेबली पावरफुल है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए स्पेस के वैक्यूम तक जाती है, जिससे उस बास्टर्ड के रीग्रो होने का 0 चांस बचता है। मॉन्स्टर के पूरी तरह मरते ही सार्स की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसका सारा इन्फ्लेटेड एरोगेंस चूर चूर हो चुका है। लेकिन तभी ग्रुप से छिपकर झाड़ियों से कोई हमारे लड़के पर पैनी नजर रखे हुए है। इस मिस्टेरियस वुमन को असल में लेक पर दिखे नए टाइप के इन्वेडर को सर्वेल करने भेजा गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी लकी होगी कि एक बिल्कुल अलग तरह के मॉन्स्टर को एक्शन में देख पाएगी। उसके हिसाब से रॉयल कैपिटल के एलीट होली नाइट्स भी इस कोलोसल थ्रेट से अकेले भिड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी इस अनजान लड़के ने इसे एब्सोल्यूट पीस ऑफ केक बना दिया। ये स्पाई इतनी हाइप्ड है कि वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही और सब कुछ अपने गिल्ड को बताना चाहती है। उसी दिन बाद में जिन आखिरकार अपने दोस्त कगुरा का छोड़ा मिलियन ईयर ओल्ड होलोग्राफिक मैसेज सुनता है। उसका डिजिटल बड़ी शुरुआत में ही कहता है कि जब तक जिन इसे देखेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके होंगे। इस मैसिव टाइम जंप के कारण कगुरा सोचता है कि अर्थ का फ्यूचर कैसा होगा और क्या एनवायरनमेंट सच में हील हुआ है। तुरंत ही वो एक बैड न्यूज देता है। इविल करप्टर्स कभी पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, भले ही दुनिया ड्रास्टिकली रिकवर कर ले। और सच कहूं तो ये फैक्ट पहले ही एविडेंट है, क्योंकि जिन ने अभी अभी एक को मारा है। कगुरा बताता है कि जब जिन डीप हाइबरनेशन में था तो दुनिया के बदलाव देखने के लिए वो खुद भी बार बार कोल्ड स्लीप में गया। एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन की वजह से करप्टर्स की गिनती लगातार घट रही थी। अफसोस, जैसे ही इकोसिस्टम बदला, करप्टर्स भी उसके साथ इवॉल्व होने लगे। ये एडेप्टेशन इस बात का ग्लेयरिंग साइन था कि दुनिया कभी इस मैनेस से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाएगी। इसे रोकने के लिए कगुरा बताता है कि उसने नई लाइफ फॉर्म्स को इंटेंशनली जेनेटिकली एडिट किया ताकि वो करप्टर्स का शिकार बनने के बजाय उन्हें रेजिस्ट कर सके। इसके ऊपर कगुरा बताता है कि उसने हमारे लड़के के लिए एक मैसिव पावर अप छोड़ा है। हाँ, ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड से भरी वो ऑमिनस सिरिंज ही जिन को सीधे अपनी वेन्स में इंजेक्ट करनी है। ऐसा करते ही जिनकी बॉडी से आर्केन एनर्जी निकलने लगती है और वो क्रैकल करने लगता है। ये सिरम उसे नैनो मशीन्स के साथ 100% कंपैटिबिलिटी देता है। इंटीग्रेशन पूरा होते ही जिनको नैनो मशीन शेप्ड ट्रांसफॉर्मेशन से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने की इनसेन एबिलिटी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात, ये अपग्रेड तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
उसका पुराना दोस्त बताता है कि उसने ऐसे ही पावर अप्स पूरी दुनिया में छिपाए हैं। उसने जानबूझकर उन्हें एक जगह नहीं रखा ताकि अगर करप्टर्स किसी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करें तो सब कुछ एक साथ खत्म न हो जाए। साथ ही इस स्कैवेंजर हंट की वजह से जिन को पूरी दुनिया घूमना पड़ेगा और नए वर्ल्ड की मैग्निफिसेंस को खुद देखना होगा। कगुरा मानता है कि उसे नहीं पता कि इस डिस्टेंट एरा में करप्टर्स कैसा थ्रेट बनेंगे, पर उसे पक्का यकीन है कि फ्यूचर उस ब्लीक एपोकैलिप्टिक रियलिटी से कहीं ज्यादा ब्राइट है जो वो सदियों पहले छोड़ आए थे। मैसेज आगे बढ़ते ही होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाता है कि वो बेचारा साइंटिस्ट वत के साथ कितना बूदा हो गया था। ये एक बिटर स्वीट मोमेंट है क्योंकि कगुरा उदास है कि वो इस ब्यूटीफुल रिस्टोर्ड वर्ल्ड को खुद कभी नहीं देख पाएगा। फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली जिन को सौंपने के बाद वो मैसेज आखिरकार खत्म होता है। ठीक उसी वक्त हकमा और बाकी लोग वहां आ जाते हैं जो अपने सो कॉल्ड गार्डियन गॉड को ढूंढ रहे हैं। वो और कोआला लड़का डानपो उसे वापस विलेज ले जाने आए हैं क्योंकि पूरी सेटलमेंट बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। वापस जाते हुए जिनकी तेज नजर हकमा के गले में लटकती एक फेमिलियर रिसर्च फैसिलिटी एक्सेस की पर पड़ती है। क्यूरियस होकर वो उस पेंडेंट के बारे में पूछता है कि आखिर ये उसे मिला कहां से। हकमा बताती है कि बहुत पहले किसी महान इंसान ने उसके एंसेस्टर्स को इसे एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह संभाल कर रखने को कहा था। लेजेंड है कि अगर विलेज पर कभी टतरा आया तो यही कि उन्हें बचाने के लिए गार्डियन गॉड को समन करेगी। ये सुनकर जिन डीपली मूव्ड है। वो खुश है कि उसके दोस्त ने उसके लिए इतना सब कुछ किया जिससे वो कगुरा का बहुत इंडेप्टेड महसूस करता है। इधर विलेज के सेंटर में एक फुल ब्लोन पार्टी चल रही है जहां सब खाने पीने में मस्त है। बच्चे आखिरकार अपने गार्डियन को वापस स्पॉटलाइट में ले आते हैं, लेकिन मूड थोड़ा बदल जाता है जब अडल्ट विलेजर्स एक इंफीरियर स्पीशीज क्रीचर को देखकर तुरंत गॉसिप शुरू कर देते हैं। उनकी नैरो माइंड्स के हिसाब से एक बायोलॉजिकली ऑर्डिनरी इंसान का गार्डियन गॉड का लेजेंडरी टाइटल पाना एकदम मजाक है। जैसे ही वो हमारे लड़के के पोटेंशियल पर शक करते हैं, सार्स अचानक खड़ा होता है और अपने सेवियर पर उंगली उठाने के लिए पूरे ग्रुप पर भड़क जाता है। वो चुस्से में आकर कुछ वेल डिजर्व्ड पंचेस भी जड़ देता है। आखिरकार ये हिपोक्रेट्स वही कावर्ड्स थे जो टतरा देखते ही वहां से दुम दबाकर भाग गए थे। ये ड्रामा देखकर हकमा और डानपो को सार्स की शेयर हिपोक्रेसी साफ दिख रही है क्योंकि कुछ ही घंटों पहले वो पहला इंसान था जिसने जिन की स्ट्रेंथ का मजाक उड़ाया था। विलेज की ग्रैंड मदर आगे आकर जिनसे पर्सनली बात करती है। ओवरवेलमिंगली इंडेप्टेड महसूस करते हुए वो पूरी सेटलमेंट की तरफ से अपना अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड जताती है। असलियत यह है कि अगर उसने सही वक्त पर इंटरवेंशन न किया होता तो आज कोई जिंदा न होता, पूरा विलेज राख बन चुका होता। अपनी आदत के मुताबिक हमारा हीरो इस फ्लैटरी को नॉन शैलेंटली टाल देता है और कहता है कि ये तो बस उसका काम था। फिर भी उसे पता है कि ये लोग गुडविल के तौर पर उसे कुछ दिए बिना नहीं मानेंगे। मटीरियल वेल्थ मांगने के बजाय वो कुछ ज्यादा वैल्यूबल मांगता है जो कि इंफॉर्मेशन है, जिनको दुनिया के करंट स्टेट की डिटेल्ड जानकारी चाहिए। अफसोस कुछ आइसोलेटेड विलेजर्स ऐसे डॉन्टिंग जियोपॉलिटिकल सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो उसे रॉयल कैपिटल जाने की सलाह देते हैं जहां कर्मोसिया का किंग रहता है, क्योंकि कैपिटल में हर तरह के लोग आते हैं। वो ग्लोबल अफेयर्स और वाइटल इंटेल का एक मैसिव हब है। वो बताते हैं कि उनके कोदम विलेज के मर्चेंट्स भी वहां वुड सिल्कवॉर्म थ्रेड से बना स्पेशलिटी सामान बेचने जाते हैं। कैपिटल का रास्ता नोटोरियसली लंबा और ट्रेचरस है, पर ग्रैंडमा को यकीन है कि जिन आराम से पहुंच जाएगा क्योंकि वो कोई एवरेज जो नहीं है। वो हकमा को उसकी ऑफिशियल गाइड बना देती है क्योंकि वो वैसे भी रॉयल कैपिटल जाने वाली थी। क्योंकि हकमा उन चुनिंदा लोगों में से है जो डिवाइन पावर्स वील्ड कर सकते हैं। वो मैजिक यूजर्स की प्रेस्टिजियस एकेडमी में एनरोल होना चाहती है। जिन सच में सरप्राइज्ड है कि इस एरा में भी फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बचे हुए हैं। अचानक साफ हो जाता है कि हमारे लड़के ने एक बहुत ही लाउड और लॉयल एडमायरर कमा लिया है। सार्स खुशी खुशी सपर में गार्डियन गॉड का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाता है। ओल्ड वुमन तुरंत उसे चुप कराती है, याद दिलाते हुए कि सार्स के पास कैपिटल जाने का 0 रीजन है। लेकिन सार्स जोर से बोस्ट करता है कि उसके पास रीजन है। वो एस्टीम्ड होली नाइट ऑर्डर ज्वाइन करना चाहता है, पर ग्रैंडमा जानती है कि ये बस ख्याली पुलाव है। वो रूथलेसली पॉइंट आउट करती है कि सार्स बेसिक एकेडमी में भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, तो एलीट नाइट ऑर्डर ज्वाइन करना तो मैसिव लॉन्ग शॉट है। ये सुनकर जिन हैरान रह जाता है। सार्स एक डिवाइन पावर वील्डर है, तो जिन को लगा कि वो एडमिशन प्रोसेस एफर्टलेसली पार कर लेगा। हकमा उसे असलियत बताती है। वहां बेवकूफों को फिल्टर आउट करने के लिए एक मैंडेटरी रिटन एग्जाम होता है और सार्स ट्रैजिकली अपनी ही शेयर डम्बनेस का शिकार हो गया था।
मजाक से हटकर जिन इस एलीट क्लास होली नाइट्स के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो रहा है, और इसी के साथ सीन विलेज से हटकर एक हेविली आर्मोर्ड नाइट पर जाता है। वो ये सुनकर स्टन्ड है कि कोदम विलेज में तबाही मचाने वाला जाइंट इन्वेडर पूरी तरह अन्नाइलेट हो चुका है। ये मैसिव बॉम्बशेल देने वाली वही स्पाई लड़की है जो झाड़ियों से लेक बैटल देख रही थी। नाइट उसे फिर से फैक्ट्स कंफर्म करने को कहता है और वो लड़की बिना हिचकिचाए अपनी बात पर डटी रहती है। होली नाइट को बिल्कुल यकीन नहीं होता। आज तक उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके एलीट ऑर्डर के बाहर किसी में इतने बड़े मॉन्स्टर को सोलो हराने की रॉक कैपेबिलिटी होगी। बातचीत के बीच ही एक करप्टर अचानक स्पाई की पीठ पर छलांग लगाकर एम्बुश करने की कोशिश करता है। नाइट ब्लाइंडिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। किंगडम की सेफ्टी में लौटने के बजाय नाइट एक बोल्ड डिसीजन लेता है। वो इतना इंट्रिग्यूड है कि उस मिस्टेरियस आदमी से पर्सनली मिलना चाहता है जिसने इतने बड़े बीस्ट को एफर्टलेसली मार दिया। अगली सुबह जिन एक गॉर्जियस मॉर्निंग में जागता है, उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने प्यारे सीनरी का मजा ले सकता है। उसे बस एक अफसोस है कि उसका दोस्त कगुरा इसे उसके साथ नहीं देख सकता। एक बच्चा उसके कपड़े लाता है और गार्डियन गॉड से उन्हें पहनने को कहता है। अगले सीन में हमारा लड़का विलेज के बाहर है। हकमा की ग्रैंड माँ उसे गाइड की ड्यूटी अच्छे से निभाने को कहती है, जबकि सार्स चिढ़ा हुआ है कि वो जिन का ट्रैवल गाइड क्यों नहीं बन पाया। जिन उस लड़के में स्पेशल इंटरेस्ट लेता है और सार्स की मूवमेंट की तारीफ करके कहता है कि वो रॉयल कैपिटल में उसका इंतजार करेगा। ये सुनकर सार्स एक फैंगल की तरह मुश हो जाता है, गार्डियन गॉड को बेस्ट विशेस देता है और हकमा का ख्याल रखने को कहता है। हकमा को भी सेफ रहने को कहा जाता है और इसी के साथ दोनों का सफर शुरू होता है। वो छोटी लड़की और लंबा आदमी साथ चलते हैं, कई गॉर्जियस और सीनिक नजारे पार करते हुए। हकमा उसे आसपास दिखाती है और आखिरकार कैंप लगाते वक्त जिन पूछता है कि कैपिटल कितना दूर है। पता चलता है कि अभी 4 दिन का पैदल रास्ता और है, तो ये उम्मीद से कम है। पर वो बहुत क्यूरियस है कि आखिर वो दुनिया क्यों एक्सप्लोर करना चाहता है। बात को टालते हुए वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। अंदर ही अंदर हमारे हीरो को कगुरा की बातों से पता है कि करप्टर्स अभी भी जिंदा है और उसने खुद इस एरा में कुछ का सामना भी किया है। उनका नॉर्मल रिप्रोडक्शन सिर्फ डिस्ट्रॉयड और पोल्यूटेड एनवायरमेंट्स में होता है, जो इस जगह से बिल्कुल उलट है। मतलब पर्दे के पीछे कोई तो है जो ये सब कर रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। उसे ख्यालों में खोकर इतना सीरियस फेस बनाते देख हकमा डर जाती है, तो वो उससे माफी मांगता है। जिन एक बात समझ जाता है, इस एरा में सिर्फ करप्टर्स का राज नहीं है, सर्वाइवल के साइंस चारों तरफ साफ है। उसका पहला मेन गोल इस एरा के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है, फिर करप्टर से निपटना। मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं है, वो फुर्सत में खुद ये कर सकता है। इसके अलावा उसे एक बदलाव चाहिए और वो हकमा से कहता है कि उसे गार्डियन गॉड बुलाना बंद करे। वो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है और उसे जिद करनी पड़ती है कि वो बस उसे जिन बुलाए। तभी घोड़े की टापों की आवाज उन दोनों का ध्यान खींचती है। एक होली नाइट अपनी टीम के साथ आया है और वो उनसे एक पल बात करना चाहता है। ये बंदा बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग जैसा दिखता है, पर जिन को कोई पर्क नहीं पड़ता और वो सीधा उसकी आइडेंटिटी पूछता है। होली नाइट ऑर्डर से आया 7th डिवीजन का कैप्टन अपना नाम आर्गस अल्टन बताता है। होली नाइट का कॉन्सेप्ट हमारे लड़के के लिए नया है। वो सोचता है क्या ये वही इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनके बारे में विलेजर्स ने बताया था। आर्गस की टीम में एक ब्रैटी नाइट को गुस्सा आ जाता है। वो उस कॉमनर पर भड़कती है क्योंकि उसने खड़े ना होकर उनके लीडर की बेइज्जती की है। वो अपने कैप्टन से कहती है कि यही दोनों कल्प्रिट होंगे, पर आर्गस उसे शांत रहने को कहता है। कैरिना पीछे फंस कर रही है, जबकि होली नाइट इस बार जिन से ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करता है। हमारा लड़का बस कैरिन की बातों को लेकर क्यूरियस है, पर होली नाइट बात टाल देता है कि वो बस रूड हो रही थी। आर्गस टॉपिक बदलकर उस आदमी की आइडेंटिटी पूछता है कि वो कहां से आया है और आगे कहां जा रहा है। हकमा बताती है कि वो कोदम विलेज से हैं और रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। कैरिना इसे फिर से कंफर्मेशन मानती है और अपनी अकड़ में आकर जिन पर इल्जाम लगाती है। असल में वो ये दिखावा करती है जैसे उसका 3000 IQ हो और उसने कोदम विलेज के इंफीरियर बीइंग्स का राज खोल दिया हो। बर्थ रिकॉर्ड्स के बारे में सुनकर जिन इस दुनिया की एडवांसमेंट से फैसिनेटेड है, लेकिन आर्गस फिर से बीच में आकर कैरिना को रेकलेस अजम्पशंस बनाने से रोकता है। असल में वो पहचान लेता है कि छोटी लड़की हकमा ने कोदम के स्पेशल कपड़े पहने हैं, जो कैपिटल में भी हाई क्वालिटी माने जाते हैं। विलेज के आम बच्चे ऐसे रॉयल कपड़े नहीं पहनते, जो कंफर्म करता है कि वो सच में विलेज से ही है और कैरिना को फिर से तलत साबित कर देता है।
हालांकि उसे लड़की पर यकीन है, पर आर्गस अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने सामने खड़े आदमी पर तान देता है और कहता है कि वो बाकियों से अलग है। सबसे पहली बात, उसने इस आदमी के कपड़े पहले कभी नहीं देखे, तो सवाल यह है कि आखिर ये कहां से आया है। होली नाइट बताता है कि कदमा विलेज और कैपिटल के बीच कई बैंडिट्स आतंक मचा रहे हैं। हो सकता है ये बंदा उन्हीं बैंडिट्स में से एक हो जो बच्चों को ट्रैफिक करता है, और हकमा भी दुनिया देखने की जल्दी में है। वो छोटी लड़की मना करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। बिना सोचे समझे हकमा एक अटैक चार्ज करती है, पर चारों तरफ से मैजिकल स्वॉर्ड्स उसे घेर लेती है। डिवाइन पावर होने पर होली नाइट उसकी तारीफ करता है। वही हमारा लड़का होली नाइट की पावर देखकर काफी इंप्रेस्ड है। आर्गस की कैपेबिलिटीज सच में स्ट्रांग है, जिन ये तुरंत समझ जाता है। अब क्योंकि वो एक ट्रू अथॉरिटी की पोजीशन में है, होली नाइट जवाब मांगता है कि ये आदमी कहां से आया है। यही इंफॉर्मेशन तय करेगी कि हमारा लड़का जिंदा बचेगा या नहीं। पर यह सुनते ही जिन उसे मर्डर वाले लुक से घूरता है। टेंशन बहुत स्ट्रांग है, पर आखिरकार हमारा हीरो शांत रहने का फैसला करता है और बस इतना कहता है कि वो कदमा विलेज से आया है। करीना बीच में कूदकर उसे मुंह पर लाए बोलती है, पर आर्गस जेन्युइनली उसकी बात मान लेता है और अपना वेपन नीचे कर लेता है। ये एक शॉकिंग टर्न अराउंड है, खासतौर पर तब जब वो बंदा कुछ ही देर पहले डेथ थ्रेट्स दे रहा था। होली नाइट मान लेता है कि वो लाई नहीं बोल रहा। वही हकमा ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि जिन उनके विलेज का गार्डियन गॉड है। गार्डियन गॉड का ये कॉन्सेप्ट होली नाइट को फैसिनेट करता है, पर वो इसे सीरियसली नहीं लेता और मुड़कर जाने लगता है। वो अपने घोड़े पर बैठता है और अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता है। असल में आर्गस ये सब अपनी जॉब के तौर पर कर रहा था। कैप्टन समझ जाता है कि वो फ्यूचर में रॉयल कैपिटल में फिर मिलेंगे। इनफैक्ट वो उनसे कहता है कि अगर वो किसी ट्रबल में फंसे तो उसे आकर ढूंढ ले, और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। ये करीना के लिए एम्बेरसिंग है, जो पता नहीं क्यों कोई बड़ा बवाल चाहती थी। यहां तक कि जिन भी इस लड़की के साइकोटिक ड्रामा को लेकर कंफ्यूज्ड है। अगले सीन में हम टीम को उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते देखते हैं। करीना बिना वजह जोर दे रही है कि जिन सस्पिशियस है और उन्हें उस इंफीरियर स्पीशीज को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। ये इंफीरियर स्पीशीज शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। आर्गस उस लड़की को ताना मारता है कि उसे पता ही नहीं कि असल में इंफीरियर स्पीशीज कौन है। उसकी बात कंफर्म करते हुए रिया भी हाँ में हाँ मिलाती है, जिससे करीना पूरी तरह शॉक्ड है। सच कहूं तो वो एम्फसाइज करती है कि उनके और उस आदमी के बीच एक गॉडलाइक गैप था। आर्गस ने असल में एक ही पल में 3 बार मूव करने की कोशिश की, पर उसकी हिम्मत ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। वो सेंस कर सकता था कि जिन, जिसके हाथ पॉकेट में थे, तुरंत एक्ट करने वाला था और मूव होने से पहले ही उसे काउंटर कर देता। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर डैम गुड जॉब हमारे प्रोटैगनिस्ट। वैसे आर्गस ने डिवाइन पावर यूज करने की भी कोशिश की, पर जिन के सामने वो पावर एक्टिवेट ही नहीं हुई, जिससे करीना डर जाती है। जो मूव उसने हकमा पर आजमाया था और उसे इजीली कॉर्नर कर दिया था, वो उस पर काम ही नहीं कर सका। रिया ने भी वही कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही, जिसका सीधा मतलब है कि उनकी स्ट्रेंथ और जिन जैसे मॉन्स्टर के बीच एक अलग ही लीग का डिफरेंस है। आर्गस के हिसाब से ऐसा फीट ज्यादा से ज्यादा उनके नाइट ऑर्डर का सुप्रीम कमांडर ही कर सकता है। रिया और करीना स्कॉफ करती है। उस बेवकूफ लड़की को अंदाजा ही नहीं था कि वो उस वक्त कितने आउटक्लास थे। प्रिंस चार्मिंग जोर देकर कहता है कि वो अभी एक मॉन्स्टर से मिले हैं, एक ऐसी अनोमली जो सबसे अलग है, और ये फाइन है अगर करीना से गलती हुई, क्योंकि वो यूनिट में नहीं है। रही बात कदमा विलेज के इन्वेडर को मारने वाले की, आर्गस को शक है कि ये वही लड़का है। करीना को लगता है कि सिचुएशन डेंजरस है, पर उसका कैप्टन वाइज है और मानता है कि किसी ऐसे इंसान पर अटैक करना डेंजरस है जिसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन हो। उसका यह भी मानना है कि जिन पैसिव होने के बावजूद प्रिटी चिल है और अभी उनका गोल रॉयल कैपिटल लौटना है, क्योंकि अब उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। आखिरी चीज जो वो डिस्कस करते हैं वो गिल्ड को बैंडिट्स की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना है। आर्गस ख्यालों में कदमा विलेज के इस गार्डियन गॉड कैरेक्टर को लेकर उलझा हुआ है। काश वो आदमी उनका एलाय बन पाता तो उनकी कंट्री की बहुत सी इश्यूज सॉल्व हो जाती। अगले सीन में हमारा लड़का हकमा के साथ फिर से सड़क पर है और बात करता है कि कल उन्हें कितना इंटरेस्टिंग इंसान मिला था। वो सोचता है कि क्या सारे होली नाइट्स इतने ही स्ट्रांग होते हैं, पर हकमा क्लियर करती है कि आर्गस एक्सेप्शनल था। नाइट ऑर्डर में भी सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही लीडर्स बनने के लिए होली नाइट्स का दर्जा मिलता है। आर्गस उनकी लीग में टॉप पर है। वो इशारों में समझाती है कि कल उसका स्पिरिट आर्ट एक्टिवेशन कितना फास्ट था, एक ऐसा टर्म जो हमारे लड़के के लिए नया है। पता चलता है कि करंट एरा में
स्पिरिट्स की पावर्स उधार लेने को डिवाइन पावर कहते हैं, और इस पावर को बढ़ाने वाली टेक्निक्स बेसिकली स्पिरिट मेथड या स्पिरिट आर्ट्स है। दूसरे शब्दों में कगुरा और जिन की नैनो मशीन्स को बेसिकली उनकी समझ से बाहर स्पिरिट्स की तरह माना जा रहा है। उसे पता है कि करंट एज के लिए ये सब एक मेस्ड अप फैंटेसी जैसा लगता होगा, पर उसे करीना का लेजर बीइंग्स को लेकर वो गुस्सा याद आ जाता है। जिन इस टर्म में अपना इंटरेस्ट दिखाता है और उसे पता चलता है कि करंट एरा में कई अलग अलग रेसेस के लोग हैं। यहां इंसेक्ट्स और फिश जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और उसकी ग्रैंड मदर के मुताबिक एक खास रेस तो सिर्फ पानी या स्पेसिफिक रीजन्स में ही रह सकती है। वक्त के साथ ये सब बदल गया, क्योंकि क्रीचर्स ने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया। ये बात जिन को फैसिनेट करती है, जो तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब ह्यूमैनिटी के कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स ने ही 100 मिलियन सालों बाद इस एवोल्यूशन साइकिल को किकस्टार्ट किया होगा। वो इस ग्रैंड अजम्पशन पर ज्यादा नहीं सोचना चाहता। इसके बजाय जिन समझ जाता है कि जो लोग नहीं बदले और जिन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं किया, वो बेसिकली एक लाइफस्टॉक बन गए, जिन्हें वो इंफीरियर स्पीशीज कहते हैं। क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर सके, उन्हें बॉटम फीडर्स और वीक माना जाता है। यहां तक कि उनकी सोसाइटी उन्हें एकदम नोबडी की तरह ट्रीट करती है और स्लेव्स बनाकर बेचती है। इस एरा में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट हमारे हीरो को परेशान करता है, लेकिन हकमा अपने ओपिनियन पर मजबूती से खड़ी है। वो ब्राइटली कहती है कि उनके और इंफीरियर बीइंग्स के बीच मुश्किल से ही कोई डिफरेंस है। उसे समझ नहीं आता कि लोग दूसरों को डिसरिगार्ड क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनसे अलग है। हर इंसान अपने तरीके से वियर्ड होता है, और उसकी ऐसी बातें सुनकर जिन इस छोटी लड़की के कैरेक्टर से इम्प्रेस्ड है, बातों के बीच ही कोई उनके सामने आ जाता है जो पूरी तरह रगेड और बीटन डाउन लग रहा है। ये बच्चा सड़क पर गिर पड़ता है और मदद की भीख मांगता है, जबकि हकमा दौड़कर उसके पास जाती है। जिन उस बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि इसके पास कोई एनिमलिस्टिक फीचर्स नहीं है, मतलब ये किसी तरह का ह्यूमन है। वो बच्चा सिर से पैर तक ब्रूजेस से ढका है। ये इंजरीज किसी कैजुअल इंसिडेंट की नहीं लगती। हकमा उस लड़की को उठाने की पूरी कोशिश करती है, जबकि जिन उसे हील करने के लिए अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। लेकिन ग्रेटफुल होने के बजाय वो बच्चा तुरंत अपना नाटक बंद करता है और हकमा की गर्दन पर एक ब्लेड रख देता है। वो धमकी देती है कि अगर जिन अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तो वो उसे मार देगी। ये सिचुएशन हमारे हीरो की सोच से बिल्कुल अलग निकली। अब उसे पक्का पता है कि शुरू से ही उसे सेटअप किया गया था। वो आसपास छिपे लोगों को चेक करने के लिए अपना एनवायरनमेंट स्कैन करता है। तभी हवा से अचानक एक आदमी मटेरियलाइज होता है, जो पॉयर की तारीफ करता है क्योंकि उसने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। इस एबिलिटी को स्टेल्थ कैमोफ्लाज कहते हैं। ये नैनो मशीन्स की मदद से काम करती है, जो सराउंडिंग के विजुअल्स एब्जॉर्ब करके इनविजिबिलिटी का एक क्लोक बना देती है। इसकी इकलौती वीकनेस ये है कि मूवमेंट होते ही इनविजिबिलिटी काम करना बंद कर देती है, पर इन लड़कों ने इसे काफी अच्छे से यूज किया। वो कैप्टन जिन को बुली करता है, उसे इंफीरियर स्पीशीज बुलाता है और उसके नीट क्लोथ्स पर सवाल उठाता है। वो भी वही सवाल पूछता है कि जिन कहां से आया, पर हमारा हीरो एकदम स्टोन कोल्ड है और कोई जवाब नहीं देता। हकमा घबराकर उसे आवाज लगाती है, जबकि कैप्टन धमकी देता है कि अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो वो लड़की को मार देगा। हकमा अपनी मर्जी से फिर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है, पर हमारा हीरो जोर से चिल्लाकर उसे तुरंत रुकने को कहता है। वो नहीं चाहता कि वो लोगों पर ऐसी पावर यूज करे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। उस छोटी लड़की को समझ नहीं आता कि क्या करे। वही ये बैंडेड कैप्टन चुशी से पागल हो रहा है कि इस लड़की के पास भी डिवाइन पावर है। वो जिन से पूछते हैं कि क्या उसके पास भी ऐसी स्ट्रेंथ है, पर हमारा हीरो मजे लेने के मूड में है, तो वो एक मिस्ट्री की तरह एक्ट करता है। पिस्ड ऑफ होकर वो मीट हेड उसे लात मारकर गिरा देता है और उस इंफीरियर स्पीशीज को अपनी औकात में रहने को कहता है। कैप्टन को अपने सबॉर्डिनेट पर गुस्सा आता है कि वो उनके गुड्स को डैमेज कर रहा है। वैसे भी उन्हें इनसे कोई अच्छे प्राइस की उम्मीद नहीं थी। वो ये भी नहीं सोचते कि जिन के पास डिवाइन पावर हो सकती है, क्योंकि वो देखने में बस एक इंफीरियर बीइंग लगता है। इसी बीच हकमा को एहसास होने लगता है कि ये वही बैंडिट्स और स्लेव ट्रेडर्स हैं जिनके बारे में आर्गस ने उन्हें वार्न किया था। बैंडिट लीडर सबसे पहले लड़की को संभालने के लिए अपना स्पेल एक्टिवेट करता है, जबकि हकमा डर रही है कि इस तरह तो वो पकड़े जाएंगे और स्लेव्स की तरह बिक जाएंगे। अगले सीन में हिलेरियसली जिन उसे उसकी ब्यूटी स्लीप से जगाता है। हमारे लड़के के बदन पर शर्ट नहीं है, क्योंकि इन बेवकूफों ने लिटरली उसका सारा ड्रिप चुरा लिया, सिर्फ उसके अंडीज छोड़कर। हकमा ठीक लग रही है, पर वो जेन्युइनली क्यूरियस है कि आखिर वो है कहा। ये जगह किसी कंटेनमेंट फैसिलिटी जैसी लग रही है,
जहां बाकी स्लेव्स रखे गए हैं। जिन बताता है कि ये बैंडिट्स का हाइड आउट है और उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिन्हें उनसे पहले पकड़ा गया था। ये सभी लोग बहुत रफ शेप में लग रहे हैं और ज्यादातर इंफीरियर स्पीशीज है। ये एक ग्रिम सीन है, पर हिलेरियसली हकमा को इस बात की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये बंदा बिना कपड़ों के ऐसे खुले में क्यों खड़ा है। जिन बताता है कि स्ट्रेंज दिखने की वजह से उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया, पर वो हैरान है कि ये आदमी बिना कपड़ों के भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। अपेरेंटली यही लुक जिन को सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है, पर इन सबसे अलग वो जानना चाहती है कि उसने वहीं पर लड़ाई क्यों नहीं की। अपनी गॉडलाइक पावर से वो उन्हें एक ही झटके में वाइप कर सकता था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, पॉर को ब्रेकफास्ट देने के लिए अंदर भेजा जाता है। उन्हें जगा हुआ देखकर वो उन्हें खाना देती है। हकमा पिस्ड ऑफ है, पर पॉयर को पर्क नहीं पड़ता कि वो उससे नफरत करते हैं या नहीं, क्योंकि उसने कभी माफी की उम्मीद नहीं की थी। वो प्योर लड़की अननॉड है, पर जिन उस ब्लू हेयर को काइंड बोलकर उसे स्टन कर देता है। उस प्रेटेंड विक्टिम के लिए ये एक शॉक है, पर असल में जिन बताता है कि बुरे लोगों को इस कॉन्सेप्ट की परवाह ही नहीं होती कि कोई उनसे नफरत करता है या उन्हें माफी मिलनी चाहिए। पॉर इन बातों के बारे में सोचती है। ये फैक्ट चुद बताता है कि वो काइंड है। जैर, हमारा ये अंडरवियर मैन अब मजाक छोड़कर रियल बिजनेस पर आता है। वो एक अनकलारन फैशन में बार्स को पकड़ता है और लिटरली उन्हें मोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना देता है। ये सब देखकर पॉर पूरी तरह फ्लैबरगास्टेड रह जाती है। असल में जिन इतने वक्त से एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए उसी का इंतजार कर रहा था। ब्लू हेयर कंफ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों, पर जिन पहले ही सेंस कर चुका है कि उसे काम करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई अपना यहां कहीं कैद है। पॉयर टेरिफाइड है कि आखिर इस लड़के का गैस इतना डैम एक्यूरेट कैसे है। वो उसके वूंड्स को हील भी करता है। वो बताता है कि वो सिर्फ इसलिए बेवकूफ बना क्योंकि उसे पता था कि लड़की के वूंड्स असल में रील है। क्रिमिनल्स अपने ही एलाइज को नियर डेथ कंडीशन तक नहीं पीटते, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि पॉयर को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। जिनकी बातें उसे मैसिव गिल्ट फील कराती है और आखिरकार वो बताती है कि उसके छोटे भाई को इन 6 स्कम्बैग्स ने कैप्चर कर लिया है। वो लगातार थ्रेटन करते हैं कि अगर उसने रेजिस्ट किया तो वो लड़के को कंट्री के बाहर बेच देंगे और वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। पॉयर रोते हुए टूट जाती है और बताती है कि इन बास्टर्ड्स ने उसके पेरेंट्स को भी स्लॉटर कर दिया था। अब बस उसका भाई ही बचा है। उसकी स्टोरी सुनकर हमारा लड़का बुरी तरह भड़क जाता है। जिन लिटरली रेज में है और हकमा आखिरकार समझ जाती है कि उसने खुद को कैप्चर क्यों होने दिया। उसका गोल हमेशा से इन लोगों को बचाना था, पर वो ये भी जानता है कि विलेंस बहुत स्टबर्न और अनोइंग होते हैं। अगर एक भी बच निकला तो बाद में डिजास्टर होगा, क्योंकि वो अपनी पावर वापस पाकर फिर से ट्रबल खड़ी करेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रो इन कॉकरोचेस को एक साथ कुचलना चाहता है और वो इस फरी को एक जोरदार बैकशॉट मारकर शुरुआत करता है। रास्ता खुलते ही हमारा ये गोजो सतोरू इन लो लाइव्स के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखता है। जिन विलेंस की साइक को किसी से भी बेहतर समझता है, और ये हम तब समझते हैं जब हम 100 मिलियन साल पास्ट में जाते हैं, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने टेक्नोलॉजिकल प्राइम पर थी। उस वक्त ये बच्चा बुरी तरह पिट चुका था और उसके पास कुछ नहीं था। उसकी पहली सोच दुनिया में जस्टिस को एडमायर करना था, पर इसके साथ एक हॉन्टिंग रियलाइजेशन भी जुड़ा था। जिस भी दुनिया को जस्टिस चाहिए वो बैड पीपल से भी भरी होती है, ऐसे लोग जो उसे हंट डाउन करना चाहते थे। एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना अच्छी बात है, पर वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ वहां उसे कभी वो पीस नहीं मिला जो वो चाहता था। इसलिए जब बात उन लोगों की आई जिन्होंने उससे पंगा लिया, जिन्हें लिटरली उन्हें अपनी पावर्स के तले कुचल दिया, उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जहां भी गया उसने बैड पीपल को खत्म किया, दुनिया का पीस वराब करने वालों को लगातार कुचलता रहा, जब तक एक दिन एक आदमी ने आकर उसे एक डिफरेंट ओपिनियन नहीं दिया। उसे लगा कि जिन गलत दुनिया में पैदा हुआ है, और यही बात हमें वापस प्रेजेंट में लाती है। हमारा लड़का सामने खड़े लूजर्स को कॉन्फ्रंट करने एक चैट की तरह चल रहा है, रास्ते में बॉडीज का ढेर लगाते हुए। ब्रो बस अपना किल काउंट बढ़ाना चाहता है और किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। वो उनके ही एक आदमी को सामने खड़े हेंचमैन पर फेंक देता है। जैसे ही उनमें से एक उसे पकड़ता है, हमारा लड़का एक लाइटनिंग फास्ट किक मारकर दूसरे को स्लॉटर कर देता है। उसका दोस्त हॉरिफाइड रह जाता है, क्योंकि जिन ने उस बंदे को दीवार में एक क्रेटर बनाकर गाड़ दिया था। वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था जो रुकना नहीं जानता। टेरिफाइड होकर वो भागने की कोशिश करता है, पर सब बेकार है। सिर्फ उसकी एग्नेजिंग स्क्रीम्स नीचे के लेवल के कैप्टिव्स तक पहुंचती है। पॉर समझ जाती है कि ये स्क्रीम बाकियों की है।
वो जेन्युइनली सोचने लगती है कि आखिर जिन है कौन। हकमा कैजुअली बताती है कि ये बंदा एक वॉकिंग गॉड है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेले ही सब संभालेगा। अभी उन्हें बाहर निकलने के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। पर पॉयर के लिए ये टेरिफाइंग है कि वो बस बचने ही वाले हैं। बैंडिट्स का लीडर इतना आसान शिकार नहीं है। भले ही उसके पास पावरफुल डिवाइन मैजिक का टैलेंट है, पर ब्रूट स्ट्रेंथ के मामले में उसे हराना बहुत हार्ड है। पर जब पॉयर ये यूजलेस बातें सोच रही है, हमारा लड़का पहले ही उस बॉस को घुटनों पर ला चुका है। बॉस रुकने की भीख मांगता है, उसे ढेर सारा मनी और स्लेव्स भी ऑफर करता है। वैसे पॉर का भाई इसी रूम में कैद है। स्लेव्स का ऑफर सुनते ही जिन डिसगस्टेड हो जाता है। वो बॉस के सामने एक और बंदे को मार देता है, जबकि बैंडिट लीडर सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। इस आदमी की डिवाइन पावर्स के सामने उसकी स्पिरिट आज भी एक्टिवेट नहीं हो रही। पर इससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि जिन को ये पावर मिली कैसे। हिलेरियसली हमारा लड़का इस क्लाउन को एक हाफ बेक्ड विलन बुलाता है, क्योंकि असली विलन्स कम से कम आउटक्लास्ट होने पर भागने की स्पिरिट तो रखते हैं। पर ये बैंडिट लीडर और उसके हेंचमैन ऐसे कॉन्डिसेंडिंग एसहोल्स हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को डिल्यूजन में रखते हैं कि शायद वो जीत जाए। जैसे ही उन्हें अपनी हार दिखती है, वो भीख मांगने लगते हैं। सच कहूं तो ये वर्बल बीट डाउन बहुत सैटिस्फाइंग है और हमारे लड़के की एडवाइस मानकर बैंडिट लीडर भागने लगता है। वो सीधे एलिवेटर पर जाकर लीवर खींचता है और एक मॉन्स्टर के रूप में कैद अपना सीक्रेट वेपन आजाद कर देता है। जिन उनके कंट्रोल में एक करप्टर को देखकर शॉक्ड है। ये किसी नोबल के लिए लाया गया एक पावरफुल बीस्ट है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्पल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी केज से पहले बाहर क्यों नहीं निकला। बैंडिट लीडर जिनको चैलेंज देकर बहुत खुश है और सब कुछ केओस में बदलने की कसम खाता है जब वो क्रीचर अपनी बैटल क्राई के साथ दहाड़ता है। पहला अटैक वो करप्टेड मॉन्स्टर करता है जो जिन को कुचलने के लिए पूरी ताकत से वार करता है, पर अटैक ब्लॉक हो जाता है और इसी बीच हमें उसके मैसिव ज्ञात का नजारा देखने को मिलता है। बैंडिट लीडर जिन के एस, मेरा मतलब उसकी मसल्स की पावर देखकर स्पीचलेस रह जाता है। इस बीच जिन बताता है कि वो लिटरली एक सुपर ह्यूमन बॉडी के साथ पैदा हुआ था। उसके मसल फाइबर्स किसी एवरेज पर्सन से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हैं। अब जब स्ट्राइक करने की उसकी बारी है तो ये बंदा अपनी और ज्यादा स्ट्रेंथ अनलीश करने की कसम खाकर उस क्रीचर को लात मारकर पीछे धकेल देता है। ब्रो एक कमिमा वेव छोड़ता है जैसे वो गोकू हो और एक ही ब्लास्ट में मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है। बैंडिट लीडर की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो वापस घुटनों पर आ जाता है। जिन उसे घूरता है, सोचता है कि ये पैथेटिक स्कम्बैग अब क्या करेगा। सारे ऑप्शंस खत्म होने पर ये बंदा बचने का रास्ता ढूंढता है और जान की भीख मांगता है। पर हमारा ग्लोरियस व्हाइट हेड किंग उसके मुंह पर एक हुक जड़ देता है। मर्सी का कोई चांस ही नहीं। मैटर सेटल होते ही वो अपना ऑरा फार्मिंग ड्रिप वापस पहनता है और इंतजार कराने के लिए बच्चों से माफी मांगता है। सबसे पहले ब्रो उनके क्राइम्स का डायरेक्ट एविडेंस ढूंढने के लिए डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। वो एक ड्रॉर खोलता है और उसे कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स मिलते हैं। एक नजर में लगेगा कि इस डूड के हाथ जैकपॉट लग गया है, पर नहीं, हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। ये लैंग्वेज उसके लिए अनजान है और वो हकमा से मदद लेने के लिए भी बहुत इंटेंस है। फिर भी जिन ये समझ नहीं पा रहा कि ये बैंडिट्स उस करप्टेड को क्यों यूज कर रहे थे। अपना शक कंफर्म करने के लिए वो उस मॉन्स्टर के टॉर्न रिमेन्स को इंस्पेक्ट करता है। इस तरह वो रूम में तैरती नैनोमकाइंस के कैमरास एक्सेस कर सकता है। जिन कम से कम पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड्स देखना चाहता है और उसे एक काम की फुटेज मिल जाती है। अपैरेंटली एक नोबल उस मॉन्स्टर को लेकर उनके पास आया था, पर उसने अपने इंटेंशंस नहीं बताए। इसके बजाय उसने एक छोटी सी हिंट दी। इस कनाइविंग विलन ने जल्द ही कंट्री के खत्म होने का इशारा किया था। जिन आगे के लिए ये डिटेल नोट कर लेता है और सीन उन बच्चों पर कट होता है जो कॉन्टेनमेंट से बचे थे। पॉर आखिरकार अपने छोटे भाई से मिलती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। ये सोचकर रिलीफ में है कि किसी को चोट नहीं आई। वो जिन को गॉड मानकर उसके एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलती है, पर ब्रो ये नाम एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इसके अलावा वो लाल यूनिफॉर्म वाले लोगों को लेकर क्यूरियस है जो बैंडिट्स को पकड़ रहे हैं। अपैरेंटली वो गिल्ड स्टाफ मेंबर्स है। इनफैक्ट उनके पास खड़ा वो मैजेस्टिक बालों और दाढ़ी वाला आदमी उनकी सिटी का गिल्ड मास्टर है। वही आदमी जिन की तरफ खिंचा चला आता है और पूछता है कि क्या वो इस इंसिडेंट से कनेक्टेड है। हमारा लड़का अपनी कंट्रीब्यूशन कंफर्म करता है और पद्रक को फॉर्मली गिल्ड मास्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने और उसे थैंक यू बोलने को कहता है। वो उस लड़के को देखकर स्टन्ड है कि कोई बिना एक भी हिट खाए इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता है। इंफीरियर स्पीशीज जैसी अपीयरेंस होने के बावजूद
पद्रक समझ जाता है कि ये बंदा कोई मजाक नहीं है। गिल्ड मास्टर बताता है कि इस इंसिडेंट से हीप्स ऑफ डैमेज हुआ है। बैंडिट एक्सटर्मिनेशन की रिक्वेस्ट्स ऑल टाइम हाई पर है। ये सुनकर जिन क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी लॉर्ड बैंडिट्स को पकड़ने को प्रायोरिटाइज करेगा। गिल्ड मास्टर हंसता है और कहता है कि लॉर्ड के पास भी उस लेवल की अथॉरिटी नहीं है। क्राइम से डील करना गिल्ड मेंबर्स की ड्यूटी है, जो किंग के वफादार होते हैं। यहां तक कि अगर जमीन का रूलर लॉर्ड शेपियन भी क्राइम्स करे तो उन्हें किंग को रिपोर्ट करना होगा, भले ही ऐसा होना अनलाइकली लगता है। पद्रक अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट है, जबकि जिन 100 मिलियन साल पुरानी सिचुएशन कंपेयर कर रहा है, वो रियलाइज करता है कि लॉर्ड एक मेयर है और गिल्ड पुलिस की तरह काम कर रही है। फिर भी लॉर्ड शेपियन कोई ऐसा नहीं है जिस पर इजीली ट्रस्ट किया जाए। जिन बैंडिट से मिले सारे डॉक्यूमेंट्स सरेंडर करने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या ये गिल्ड के काम आ सकते हैं। गिल्ड मास्टर उनमें से एक पढ़ता है और रियलाइज करता है कि ये बैंडिट्स के साथ ट्रेड करने वालों की प्रॉपर लिस्ट है। इस लिस्ट से वो आसानी से पूरे ग्रुप को अरेस्ट कर सकते हैं। क्यूरियस होकर जिन पूछता है कि क्या सिटी लॉर्ड का नाम भी लिस्ट में है, पर इंप्रेसिवली लॉर्ड शेपियन का नाम कहीं नहीं है, जो उसे एक क्लेवर विलन बनाता है जो अपने ट्रैक्स छिपाता है। अभी के लिए जिन इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। उसने स्लेव्स को आजाद कराया है, तो वो जानना चाहता है कि अब उनका क्या होगा। गिल्ड मास्टर एश्योर करता है कि अगर मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है तो गिल्ड उन्हें सेफली घर पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सिस्टम बहुत शिटी है, क्योंकि ये पॉयर और नैनो जैसे केसेस को नहीं मानता जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। इसलिए जिन उन्हें रखने के लिए एक शेल्टर मांगता है। शॉकिंगली इस एरा में टाउन में कोई शेल्टर ही नहीं है। पद्रक इन बच्चों के लिए सिर्फ काम ढूंढ सकता है, पर क्योंकि ये दोनों इंफीरियर क्लासिफाइड है तो ऐसा करना भी डिफिकल्ट होगा। बच्चे उदास है, जबकि जिन डिसअपॉइंटेड है कि इस दुनिया में भी सब कुछ वैसा ही है। वो इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, भले ही काम करने की कोई जगह न हो। उसके पास बहुत मनी है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो पूछता है कि क्या मौका मिलने पर ये दोनों कहीं काम करना चाहेंगे। पौर तैयार हो जाती है और इसे एक शॉट देना चाहती है, जिससे जिन को गोल्डन नाइट आर्गस की याद आती है, जिसने मदद का ऑफर दिया था। अगले सीन में हम आर्गस से मिलने रॉयल कैपिटल क्रोमोसिया में हैं। होली नाइट वापस जा रहा है जब अचानक उसे कहीं से एक चिल महसूस होता है। अपने रेजिडेंस पहुंचकर वो टीम को दिन भर रेस्ट करने को कहता है। आर्गस अपने क्वार्टर्स लौटता है। उसका मेड्स और बटलर्स का ऑन्टोराज प्राइड और ग्लोरी के साथ उसका वेलकम करता है। वो सबसे पहले अपडेट मांगता है और सर्वेंट्स के रिएक्शन से होली नाइट समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ है। बटलर माफी मांगता है कि वो अपने मास्टर को लौटते ही ट्रबल कर रहा है। इसी बीच उसकी सिस्टर ऊपर से इस पूरे सीन को गुस्से से देख रही है। रिपोर्ट मिलते ही आर्गस का सिर दर्द से फटने लगता है। सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है, क्योंकि एक इन्वेडर कैपिटल के अंदर घुसकर तबाही मचा रहा है। वो अंदर कैसे आया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम यह है कि इस बीस्ट को अंदर आने में मदद किसने की। उसका अंदाजा है कि ये हार्नेस का एकेडमी से कोई है, एक ऐसी जगह जो उनकी तबाही की साजिश रचने वाले सस्पिशियस लोगों से भरी है। जहर कैपिटल की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उसे कॉमरेड्स की सख्त जरूरत है। और इसी वक्त जिन और उसका ग्रुप कैपिटल के लिए अपना सफर फिर शुरू करते हैं। एक्सटर्मिनेशन मिशन के बाद 3 दिन चुटकियों में बीत गए। पॉ सोचने लगती है कि क्या कैपिटल में उन जैसे इंफीरियर बीइंग्स के लिए सच में कोई जॉब है। अपने काइंड नेचर के चलते जिन उन्हें तसल्ली देता है कि उनका पढ़ना लिखना जानना ही एक ह्यूज एज है और वो बच्चों को कॉन्फिडेंस रखने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हकमा दूर इशारा करते हुए बताती है कि कैपिटल पास ही है। रॉयल कैपिटल की ग्रैंड ब्यूटी देखकर हमारा लड़का पूरी तरह गॉबस्मैक रह जाता है। शाम तक वो कैपिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जगह चारों तरफ लोगों की हसलिंग से भरी है। हकमा बताती है कि कैपिटल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, मतलब यहां हर तरह का सामान मिलता है। वो कोदम क्लोथिंग भी, जिसकी उन्होंने पहले बात की थी। जिनको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है और उसकी नजर कुछ इंसेक्ट म्यूटेंट्स पर भी पड़ती है। यहां कई तरह की रेसेस है जो दिखाती है कि वो सब कैसे डिफरेंटली डेवलप हुए। स्ट्रीट्स एकदम टाइडी है। कैपिटल में सेफ्टी भी टॉप नॉच है, पर इन फायदों के बावजूद कुछ डिस्गस्टिंग पार्ट्स भी है। जिन सोचता है कि हर एरा की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है। वो हकमा से एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो अगले हफ्ते है। वो एग्जाम शुरू होने का इंतजार करने वाले हैं, पर उनकी बातें सुनकर एक ब्लॉन्ड लड़की सोचती है कि क्या ये लोग हार्नेस का एकेडमी जाने में इंटरेस्टेड है, खासतौर पर तब
जब ये सब इंफीरियर स्पीशीज लग रहे हैं। अब हम होटल रूम्स में आते हैं जहां हकमा और नैनो कम्फी बेड्स पर कूद पड़ते हैं। वो आखिरकार एक प्रॉपर जगह सो सकते हैं और कैपिटल पहुंचने का जिन का इनिशियल गोल पूरा हो गया है। इससे वो सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि भले ही ये नया एरा है, उसे जिंदा रहने के लिए मनी कमाने का तरीका ढूंढना ही होगा। वैसे ब्रो को बैंडिट्स के एक्सटर्मिनेशन के लिए ढेर सारा मनी मिला था, पर उसे पता है कि ये हमेशा नहीं चलेगा, खासतौर पर उन चारों के साथ। फिर इन बच्चों के लिए जॉब्स ढूंढने की अलग इशू है और इसका इमीडिएट सोल्यूशन आर्गस से मिलना होगा। लेकिन अभी उन्हें उसकी लोकेशन या ऐसे कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता जो उन्हें उस तक पहुंचा सके। जिन कई ऑप्शंस के बारे में सोचता है, पर सबसे पहले करप्टर्स की इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटाइज करता है। उसे पता है कि इस एरा में लोग अपने गोल्स के लिए ऐसे मॉन्स्टर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर से ही करप्टर्स बहुत डेंजरस बीइंग्स हैं, इसलिए उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस बार वो जिंदा लोगों को फिर से टोटल अनाइलेशन का सामना नहीं करने देगा। जैर, वो कैजुअली हकमा से पूछता है कि जब यहाँ के लोगों को कुछ रिसर्च करना होता है तो वो क्या करते हैं। अपेरेंटली वो उस सब्जेक्ट पर बुक्स पढ़ते हैं या किसी नॉलेजेबल इंसान से पूछते हैं। बुक्स खुद बहुत एक्सपेंसिव होती है। विलेज में भी अफोर्ड करने के लिए उन्हें मिल बांट कर बुक्स पढ़नी पड़ती थी। वही दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में एक स्पेक्टेक्युलर लाइब्रेरी है जहां रिसर्च बहुत ईजी हो जाती है। जिनको ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि अब वो उस लाइब्रेरी का फायदा उठाकर कगुरा की छोटी लैबोरेटरी के क्लूज ढूंढ सकता है। अगले सीन में ब्रो रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर है, पर वो लड़की उसे फैसिलिटी यूज करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि बुक्स सेक्रेड नेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। वो हर किसी को फ्री एंट्री नहीं देते, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स या नोबल्स ही ऐसी जगह जा सकते हैं, जिससे हमारे लड़के की सिचुएशन फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हकमा मजे लेते हुए जिन को याद दिलाती है कि ब्रो अभी ठीक से पढ़ भी नहीं सकता, हालांकि वो लेटर्स सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लैंग्वेज पर फुल ग्रास पाने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। ब्रो अपना सिर खुजा रहा है जैसे उसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, जबकि क्लोक पहने दो डूड्स अपने मिशन के तहत चुपचाप उन पर स्पाई कर रहे हैं। वो एक सिंपल चैट के लिए जिन को कॉन्फ्रंट करने आते हैं, पर असल में ये बातचीत एक वायलेंट पंच से शुरू होती है। हमारा लड़का रिफ्लेक्सिवली उसका फिस्ट तुरंत पकड़ लेता है और इंट्रोडक्शन के इतने अमेजिंग मैनर्स के लिए उस पर ताना मारता है। सिटी की सेफ्टी बस नाम की है जब लोग ऐसे अटैक कर रहे हैं, पर वो लड़का एरोगेंट ही रहता है और जिन उसका फिस्ट हवा में मोड़ देता है, जिससे एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट डाइवर्ट हो जाता है। वो फाइटर शार्प इंस्टिंक्ट्स के लिए उसकी तारीफ करता है, जबकि पॉयर समझ नहीं पा रही कि ये लोग सिविलियन जोन के बीचों बीच खुलेआम डिवाइन पावर कैसे यूज कर रहे हैं। हमारा हीरो जानना चाहता है कि इन लूजर्स का आखिर चक्कर क्या है, और तुरंत समझ जाता है कि किसी ने उसके सिर पर हिट रखा है। हालांकि ये उसके ही फेवर में काम आता है। भले ही ये बुलीज जिन के ग्रुप को धमकी देते हैं कि अगर डेंजर नहीं चाहिए तो कैपिटल से दबा हो जाए। जिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और उसे फिर से अटैक करने का न्योता देता है, पर उसका फिस्ट फिर पकड़ा जाता है और वो लिटरली हार्ड ग्राउंड पर पटक दिया जाता है। एक को रियलिटी चेक देने के बाद वो दूसरे की तरफ मुड़ता है जो सीधा उस पर मैजिक ब्लास्ट फायर कर रहा है। जिन डॉज करने से साफ मना करता है और उस फायरी अटैक को सीधे ब्लॉक करता है। उस लड़के को लगता है उसने कोई सीरियस डैमेज दे दिया है, लेकिन धुएं के बीच से एक हाथ निकलता है जो उसे पकड़कर हवा में ऐसे उठा लेता है जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। सीरियस टोन में जिन उनका मजाक उड़ाता है कि वो पैथेटिकली वीक है और पूछता है कि क्या उनमें लड़ने की विल बची भी है। ब्रो सच में इस स्टोरी का गोजो सतोरू है। वही उसका विक्टिम हैरान है कि एक लो लेवल स्पीशीज के पास इतनी इंसेन स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। अचानक नाइट्स ऑर्डर लड़ाई को रोक देता है। ये करीना है जो अननॉड है कि उसे अपने डे ऑफ पर इस बवाल के बीच आना पड़ा। उसे जिन पर हमला करने वालों की कोई परवाह नहीं। वो बस हकमा और हमारे लड़के को हमेशा के लिए जेल में डालना चाहती है, पर यह जिन के फेवर में ही काम आया। इस बवाल ने आर्गस से जुड़े किसी इंसान का ध्यान तो खींचा, भले ही वो अभी उसके मुंह पर चिल्ला रही हो। स्ट्रीट फाइट रुकवाने के बाद करीना जिन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने इस इंफीरियर स्पीशीज को शहर में ट्रबल खड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो उसे लेक्चर देने ही वाली थी कि तभी पास खड़ी एक डेमी ह्यूमन स्पेक्टेटर आकर बताती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो स्पेक्टेटर साफ करती है कि पहले जिन पर अटैक हुआ था और वो लड़ाई में बस खुद को डिफेंड कर रहा था। अटैकर्स की शक्ल देखते ही करीना को रियलाइज होता है कि ये हार्नेस का एकेडमी के वही फूलिश ट्रबल मेकर जूनियर्स है। वो मन ही मन होप करती है
कि कैप्टन की यंगर सिस्टर इस मेस में फिर से शामिल ना हो। जिन करीना से पूछता है कि क्या वो पेट्रोल पर है। वो पॉइंट आउट करता है कि शहर की ऐसी ड्यूटीज तो यूजुअली गिल्ड मेंबर संभालते हैं। करीना जवाब देती है कि वो बस ऑर्डर मेंटेन करने की अपनी नाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी जब वो पास के कैफे जा रही थी। अब जब उसने कुछ जिन को एकेडमी के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को आसानी से धूल चटाते देखा है, करीना को लगने लगता है कि कैप्टन का शक इस इंफीरियर ह्यूमन को लेकर बिल्कुल सही था। फिर वो वहां से खिसकने की कोशिश करती है और जिन को आगे किसी ट्रबल में ना पड़ने की सलाह देती है, लेकिन जिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे कैप्टन आर्गस तक एस्कॉर्ट करने को कहता है। आखिरकार जब ये एंशिएंट ह्यूमन 7 एथ डिवीजन के कैप्टन आर्गस से मिलता है, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है। वो सीधा उन्हें हायर करने को कहता है, ये याद दिलाते हुए कि आर्गस ने ही पहले मदद का ऑफर दिया था। जब आर्गस साथ आए बच्चों के बारे में पूछता है तो जिन बताता है कि उसका सामना उन्हीं बैंडिट से हो गया जिन्हें आर्गस ढूंढ रहा था। उसने उन्हें कैप्चर करके गिल्ड के हवाले कर दिया। ये सुनकर आर्गस एंग्शियस हो जाता है। उसके लिए यकीन करना हार्ड है कि कोई इंफीरियर स्पीशीज दिखने वाला इंसान इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता है। जिन आगे बताता है कि वो नैनो और उसकी बड़ी बहन पॉयर को साथ लाया है क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और इंफीरियर स्पीशीज होने की वजह से लोग उन्हें बहुत पुअरली ट्रीट करेंगे। इसी वजह से जिन कैप्टन से पूछता है कि क्या वो उनके लिए किसी काम का अरेंजमेंट कर सकता है। कैप्टन आर्गस उस एंशिएंट ह्यूमन को याद दिलाता है कि वो उनकी मदद करने के लिए बाउंड नहीं है, पर जिन आर्ग्यू करता है कि वो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है क्योंकि उसने ही उन्हें बचाया है। आर्गस को ये रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जबकि वो बच्चे अपने सेवियर को होपफुल नजरों से देख रहे हैं। तभी कैप्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बच्चों को एक बार्गेनिंग पीस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो कामली जिन से कहता है कि वो बच्चों को अपने यहां रहने और काम करने की इजाजत सिर्फ तभी देगा अगर जिन एकेडमी में टीचर बनने के लिए तैयार हो जाए। जिन बिना ज्यादा सोचे ये कंडीशन मान लेता है और जल्द ही बच्चे मेड आउटफिट्स में तैयार हो जाते हैं। पॉर कैप्टन को सिंसियरली थैंक यू बोलती है। वही कैप्टन अपने बाकी सर्वेंट्स को उन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट करने और कोई डिस्क्रिमिनेशन न होने देने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है। जैसे ही जिन आर्गस के साथ आगे बढ़ता है, वो पूछता है कि आखिर उसे इंस्ट्रक्टर बनाने के पीछे क्या कैच है। आर्गस समझाता है कि भले ही उसे कोई आइडिया नहीं कि जिन असल में कहां से आया है, पर उसके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि जिन एक ट्रस्टवर्दी इंसान है। फिर कैप्टन सीधे रील पॉइंट पर आता है। वो जिन को बताता है कि वो चाहता है कि जिन हार्नेस का एकेडमी को इनफिल्ट्रेट करे। ये सुनकर जिन सीरियस हो जाता है और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब आर्गस उसे कैपिटल के अंदर चल रहे करंट पावर स्ट्रगल के बारे में बताने लगता है। उसके मुताबिक थ्रोन के कंट्रोल के लिए कई फैक्शंस के बीच एक शांत कोल्ड वॉर चल रही है क्योंकि किंग क्रिटिकली इल है और किसी भी वक्त टपक सकता है। वो आगे बताता है कि यूजुअल सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका थ्रोन पर कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है, फिर भी वो पावर हथियाना चाहते हैं। अपेरेंटली ये लोग एक्सट्रीमली डेंजरस है, यहां तक कि वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए करप्टर्स को वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें इस एरा के लोग इन्वेडर्स कहते हैं। जिनको लॉर्ड शेपियन याद आता है और वो समझ जाता है कि उससे भी ज्यादा ट्रबलसम लोग यहां हो सकते हैं। कैप्टन कहता है कि वो इन लोगों को एक्सपोज करके उनका हिडन बेस ढूंढना चाहता है और जिस जगह पर उसे सबसे ज्यादा शक है वो है हार्नेस का एकेडमी। आर्गस दरवाजा खटखटाता है और जिन को अपनी यंग सिस्टर मिरिया उल्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि वो एकेडमी में पढ़ती है और उसे वहां गाइड करेगी। मिरिया तुरंत अपनी शार्प टंग दिखाती है और करीना की तरह ही जिन को एक लोली इंफीरियर स्पीशीज बुलाती है। कैप्टन तुरंत उसे रोकता है और याद दिलाता है कि ऐसे बात करना रूड है, लेकिन वो अड़ जाती है कि एक इंफीरियर स्पीशीज को इतना इंपॉर्टेंट टास्क देना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। जिन उसके रूड एटीट्यूड पर पॉइंट आउट करता है, जिससे कैप्टन एम्बेरस्ड होकर माफी मांगता है। करीना पास आकर धीरे से विस्पर करती है कि मिरिया असल में बहुत कैपेबल है, पर उसे इंफीरियर स्पीशीज से सख्त नफरत है। मिरिया लगातार जिन पर इंसल्ट्स फेंकती है और दावा करती है कि वो इंस्ट्रक्टर के रोल के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। तभी हकमा कैजुअली ये बताकर सिचुएशन और नराब कर देती है कि उसका गार्डियन पद भी नहीं सकता, पर वो तुरंत जिनके स्ट्रॉन्ग और कैपेबल होने की तारीफ भी करने लगती है। उसकी बातों से करीना को अचानक रियलाइज होता है कि मिरिया ने ही एकेडमी स्टूडेंट्स को अटैक करने भेजा था। कैप्टन बार बार माफी मांगता है और अपनी सिस्टर को प्रॉपर्ली डिसिप्लिन करने का प्रॉमिस करता है। जिन सब्जेक्ट बदलता है और आर्गस से पूछता है कि आखिर उसे एकेडमी में पढ़ाना क्या है। आर्गस कहता है कि उसकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से
जिन स्पिरिट आर्ट्स में काफी स्किल्ड है, इसलिए बेसिक फंडामेंटल्स सिखाने के लिए वो परफेक्ट रहेगा। वो 4 बेसिक स्पिरिट आर्ट्स गिनाता है: इग्निशन, डिस्चार्ज, फ्रीजिंग और हीलिंग, और बताता है कि इनमें से 2 आना भी काफी माना जाता है। ये सुनकर कि यहां बेसिक्स में सिर्फ 4 स्पिरिट आर्ट्स है, जिन रियलाइज करता है कि वो बैंडिट लीडर असल में काफी स्किल था। उसने जो एबिलिटी यूज की थी वो यहां एक स्पेशल स्पिरिट आर्ट मानी जाएगी। जिन चुपचाप स्माइल करता है और फैसला करता है कि वो इस एरा के लोगों का इन स्पेशल पावर्स को देखने का नजरिया बदल देगा। स्टोरी एक हफ्ते आगे बढ़ती है जब आखिरकार हकमा के एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम का वक्त आ गया है। आर्गस जिन के साथ अंदर जाता है क्योंकि वो चाहता है कि इस साल इंस्ट्रक्टर ड्यूटीज वो संभाले। पता चलता है कि हर साल नाइट ऑर्डर की एक डिवीजन को ये पोजीशन भरनी होती है, और इस बार 7th डिवीजन की बारी है। जब जिन चुपचाप उनके पीछे चल रहा है, रडमन नाम का फैटमैन उसे लगातार घूर रहा है। आखिरकार वो हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचते हैं और आर्गस रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करता है। हेडमास्टर अपने फॉर्मर प्यूपल को नाइट ऑर्डर में इतना अच्छा करते देख स्माइल करती है। फिर वो कंट्री में चल रहे फैक्शन स्ट्रगल्स की बात छेड़ती है और अचानक जिन को क्रिटिसाइज करने लगती है। वो कैप्टन से कहती है कि उसे एकेडमी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि एक इंफीरियर स्पीशीज को इतने इंपॉर्टेंट रोल के लिए भेज दे। कैप्टन फर्मली अड़ जाता है कि जिन उसकी डिवीजन में किसी से भी ज्यादा कैपेबल है। जब वो स्किनी रैट लॉर्ड गीता देखता है कि हेडमास्टर मान रही है, तो वो तुरंत ऑब्जेक्ट करता है। अब वो इस बेचारे एंशिएंट ह्यूमन को इंसल्ट करने लगता है और स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि वो एक इंफीरियर ह्यूमन को ये पोजीशन नहीं दे सकते। हेडमास्टर लॉर्ड रडमैन की तरफ मुड़कर उनका ओपिनियन मांगती है। वो फैटमैन कैजुअली अग्री करता है, पर फिर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर से मिलने वाले बैकलैश का प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट देता है। हेडमास्टर भी उनकी बात से सहमत होकर अपनी कंसर्न जाहिर करती है। जिन रियलाइज करता है कि उसे इग्नोर करके उसी की बातें हो रही है, तो वो आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए खुद के लिए स्टैंड लेता है। वो कामली और प्रॉपर मैनर्स के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ये दिखाते हुए कि ओपनली मॉक होने पर भी वो कंपोज रह सकता है। फिर वो सीधे सवाल करता है कि क्या वो उसे इंफीरियर स्पीशीज दिखने की वजह से जज कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि उसमें पावर नहीं है। प्रिंसिपल स्माइल करके कहती है कि उन्हें बस उसकी एबिलिटी से मतलब है, और पूछती है कि क्या वो इसे प्रूव कर सकता है। आर्गस सजेस्ट करता है कि हेडमास्टर खुद टेस्ट ले। वो मान जाती है और हार्नेस का एकेडमी स्पिरिट आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में एक क्विक मॉक बैटल अरेंज होती है। वो स्किनी रैट आगे आकर जिन का सामना करता है और हंसते हुए कहता है कि शुक्र है आज कम स्टूडेंट है तो जिन ज्यादा एम्बेरस नहीं होगा। हेडमास्टर रूल्स समझाती है कि वो सिर्फ स्पिरिट आर्ट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि नए ट्यूटर से एकेडमी में यही पढ़ाने की उम्मीद है। मीरिया समेत सारे स्टूडेंट्स मैच देखने इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक्साइटेड है क्योंकि वो पहली बार उस स्किनी रैट को पर्सनली बैटल करते देखेगी। जिन पहले ही जानता है कि इसका एंड क्या होगा, फिर भी वो एक आह भरता है और इंस्टीट्यूट को खुद उसकी पावर देखने देता है। लेकिन आर्गस अनसर्टेन फील करने लगता है। वो पहली बार जिन को लड़ते देखने वाला है और डरता है कि कहीं जिन सबके सामने उसे एम्बेरस ना कर दे। वही लॉर्ड गीता बहुत एक्साइटेड है और जिन को उसकी औकात दिखाकर मैच जल्दी खत्म करना चाहता है। वो ओपनिंग मूव लेने का ऐलान करता है और तुरंत एक ह्यूज फायरबॉल मारता है। उसे लगता है ये जिन को एक ही स्ट्राइक में हरा देगी। जिन कामली उस अटैक को डॉज कर लेता है, जबकि स्किनी रैट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगा और कैप्टन को गलत साबित करेगा। फिर वो लाइटनिंग स्पीयर्स नाम का अपना एस अटैक करता है, पर जिन हर स्ट्राइक को डॉज करके उसे इरिटेट करने लगता है, जबकि स्किनी रैट को लगता है कि जिन बस भाग सकता है। जिन मन ही मन सोचता है कि ऐसी पावर कभी लोगों पर यूज करने के लिए बनी ही नहीं थी। पर कोई और चॉइस ना होने पर जिन आखिरकार अपनी एबिलिटी दिखाने का फैसला करता है और इंटेंशनली एक यूनिक स्पिरिट आर्ट रिवील करता है। वो एक ग्रेविटी मैनिपुलेशन अटैक यूज करता है और उस स्किनी रैट लॉर्ड गीता को सीधे जमीन पर धंसा देता है। वो साफ कर देता है कि उसके सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था और उसके घमंड की कोई औकात नहीं। हेडमास्टर और वो फैटमैन लॉर्ड रडमन ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। आर्गस और उसकी सिस्टर मीरिया का भी मुंह खुला रह जाता है। उन्होंने पावर का ऐसा क्लीन डिस्प्ले पहले कभी नहीं देखा था। जब वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो जिन कामली समझाता है कि उसने बस लॉर्ड गीता के आसपास की ग्रेविटी मैनिपुलेट की है। जब वो लोगों को ये कहते सुनता है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, तो जिन मन ही मन स्माइल करता है कि एकेडमी के स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स को अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। जमीन पर पड़ा लॉर्ड गीता फ्रस्ट्रेशन में दांत पीस रहा है, एकदम मिजरेबल लग रहा है। उस रिंकली ओल्ड मैन पर तरस खाकर हमारा हीरो आखिरकार ग्रेविटी प्रेशर हटा देता है। गीता का मेल्ट डाउन हो जाता है।
वो चिल्लाता है कि ऐसी स्पिरिट टेक्निक तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। वो अड़ जाता है कि ये इंफीरियर कोई इलीगल ट्रिक यूज कर रहा है। हमारा लड़का चुपचाप खड़ा होकर एक चैंप की तरह गालियां सुनता है, जबकि वो बुढ़ा एक कैरन की तरह उसके मुंह पर चिल्ला रहा है। ये सब देखकर हेडमास्टर कामली अपना डिसीजन ले लेती है। आसपास के स्टूडेंट्स भी इंप्रेस्ड है। मिरिया को समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी डिवाइन पावर कैसे कंट्रोल करता है। नॉर्मली इंफीरियर स्पीशीज में ये ना के बराबर होती है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो तय करती है कि वो जिन की असलियत जानकर रहेगी। सीन एक हफ्ते बाद वेलकम सेरेमनी पर शिफ्ट होता है। वहां हेडमास्टर अनाउंस करती है कि हार्नेस्का एकेडमी इन्वेडिंग थ्रेट्स को खत्म करने वाले वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए बनी है। जो भी वीक है उसके लिए यहां कोई जगह नहीं, पर जो सक्सीड होते हैं उनका फ्यूचर स्टेटस और इन्फ्लुएंस से भर जाता है। ऊपर से देखते हुए मिरिया के पास खड़े कुछ डेमी ह्यूमंस हैरान हैं कि कितने न्यू कमर्स आए हैं। इनमें से कई तो नोबल फैमिलीज से भी नहीं है। रियास नाम का एक लायन डेमी ह्यूमन मिरिया को कैजुअली ग्रीट करता है। वो कहता है कि उसे पर्सनली वेलकम सेरेमनी में देखना अनएक्सपेक्टेड है। बात करते हुए वो अचानक फैकल्टी के पास बैठे एक इंफीरियर को देखता है और चोक करने लगता है। वो पूरी तरह कंपोजर खो देता है जब मिरिया बताती है कि वो इंफीरियर असल में उनका नया टीचर है। वो रियाज से सिर्फ अपीयरेंस के बेस पर उसका ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन मांगती है। जब वो ब्लंटली उसे एक एवरेज नोबडी कहता है जिसकी नो वाइफ एंड नो लाइफ है, तो वो मानती है कि उसकी इनिशियल जजमेंट भी यही थी। खुद को घूरते मल्टीपल स्टेयर्स फील करके जिन समझ जाता है कि वो डे 1 से ओपनली एकेडमी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे अपनी वर्थलेस इंफीरियर वाली इमेज को न्यूट्रल और अनथ्रेटनिंग बनाना होगा। अभी उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पीठ पर एक जायंट टारगेट लगा हो। सेरेमनी खत्म होने के बाद आखिरकार उसकी फर्स्ट क्लास का वक्त आ गया है। इस बीच लॉर्ड गीता सीनियर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके अनाउंस करते हैं कि रेगुलर क्लासेस ऑफिशियली शुरू हो गई है। वो ब्लंटली उन्हें नए टैलेंट से पीछे न रहने की वार्निंग देते हैं। इसके साथ ही वो पूछते हैं कि ज्यादातर क्लास एब्सेंट क्यों है। वो ओल्ड मैन मन ही मन स्माइल कर रहा है, ये जानकर कि कई स्टूडेंट्स एक इंफीरियर से पढ़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उस ग्रीसी रैट ने जानबूझकर ये बात फैलाई थी कि आज का लेक्चर जिन लेगा। सरप्राइजिंगली हमारे प्रोफेसर को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्फिडेंटली पोडियम पर खड़ा होकर खुद को नया स्पिरिट टेक्निक्स इंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करता है। बिना वक्त गवाए रियाज शेमलेसली पूछता है कि क्या सच में उसमें एकेडमी की मोस्ट एलीट क्लास को पढ़ाने का दम है। हमारा लड़का एक काम स्माइल के साथ कहता है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वो उस लायन डेमी ह्यूमन से ये भी कहता है कि अगर उसे क्लास अपने लेवल से नीचे लगे तो वो जा सकता है। ये साफ करने के बाद वो तुरंत एक रूल बनाता है। वो स्टूडेंट से कहता है कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में ह्यूमंस पर डिवाइन पावर यूज नहीं करेंगे। अपना रीजन क्लैरिफाई करते हुए वो बताता है कि डिवाइन पावर इनहिबिटर्स की रिजनरेशन एबिलिटीज रोकने के लिए बनी थी। चूंकि ह्यूमंस चोट के बाद नॉर्मली रिकवर करते हैं, तो इसका ट्रू पर्पस हमेशा से इन्वेडर्स को खत्म करना था। ये सुनकर पीछे बैठा एक लाउड माउथ ट्रैश टॉकिंग शुरू कर देता है और उसे सॉफ्ट कहता है क्योंकि उसके पास डिवाइन पावर नहीं है। वो ब्रैट अड़ जाता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ जैसे चाहे वैसे यूज करने का पूरा हक है। स्लाइटली अननॉड होकर प्रोफेसर जिन उसे टेस्ट करने को बुलाता है कि क्या वो सच में वीक है। क्लास के बीचों बीच वो स्टूडेंट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव मारने को कहता है। वो किड एरोगेंटली ग्रिन करता है और डिक्लेयर करता है कि अगर प्रोफेसर ने उसे खरोंच भी लगाई तो वो कभी क्लास नहीं आएगा। मौठा देखकर वो एनर्जी से क्रैकल करता एक लाइटनिंग स्पीयर बनाता है। लॉर्ड गीता भी टेंस हो जाते हैं, डरे हुए कि क्लासरूम इतने रेकलेस अटैक को झेल नहीं पाएगा। बिना झिझके वो स्टूडेंट सीधे जिन पर स्पीयर फायर कर देता है, जिससे पूरे रूम में डस्ट का एक मैसिव क्लाउड उड़ जाता है। सबको लगा कि वो इंफीरियर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन तभी धुएं के बीच से एक ब्लेड निकलकर सीधे पीछे की दीवार में धंस जाती है, उसके अगली मग को बाल बाल बचाते हुए। जिन कामली कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती। और इसी के साथ वो सेमेस्टर का अपना फर्स्ट लेसन देता है, कभी किसी को सिर्फ अपीयरेंस से जज मत करो। रियाज चुपचाप देख रहा है, सोच रहा है कि क्या वो टेक्निक स्पिरिट आर्ट मानी भी जाएगी। प्रोफेसर जिन स्मूथली आगे बढ़ता है और समझाता है कि इंफीरियर को ये लेबल इसलिए मिला क्योंकि वो वीक माने जाते हैं। फिर खुद को उनसे लीग्स अबाव बताते हुए वो पूछता है कि फिर वो क्या हुआ। उसका ऑरा अपने पीक पर पहुंच जाता है जब वो अपना ही जवाब देता है। इसे कहते हैं, वो डिक्लेयर करता है, एक असली टीचर। इसके बाद वो सेकंड लेसन देता है। वो उसी किड से पूछता है
कि क्या उसे स्पिरिट आर्ट्स एक्टिवेट करने का क्राइटेरिया पता है, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे ये कॉमन नॉलेज हो। स्टूडेंट जवाब देता है कि ये सब विविड इमेजिनेशन का खेल है। अगर तुम कुछ क्लियरली पिक्चर कर लो तो स्पिरिट्स उसे सच कर देंगी। प्रोफेसर जिन मानता है कि इमेजिनेशन मैटर करती है, पर कहता है कि एक क्रिटिकल एलिमेंट है जो वो सब मिस कर रहे हैं। वो समझाता है कि स्पिरिट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स पर रिस्पॉन्ड करती है और वही असल में उनके एक्शंस ट्रिगर करती है। टोटल 8 प्राइमरी वेवलेंथ होती है। इनमें से इग्निशन, डिस्चार्ज, हीलिंग और फ्रीजिंग सबसे ज्यादा जानी जाती है, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, एटमॉस्फेयर कंट्रोल और स्पेशल मैनिपुलेशन भी एग्जिस्ट करती है। उसे इन 8 को इतनी कैजुअली यूज करते देख लॉर्ड गीता लगभग चोक कर जाते हैं। इस रेवलेशन के साथ हमारा लड़का फॉर्मली अपना फर्स्ट रील लेक्चर शुरू करता है। उस इवनिंग वो सोचता है कि एकेडमी के सीक्रेट्स की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करे। कैंपस के हर कॉर्नर पर स्टूडेंट्स की भीड़ है। क्लास में उस डिस्प्ले के बाद वही डिस्कशन का मेन टॉपिक है। अगर उसे आंसर्स चाहिए तो उसे ऐसी जगह एक्सेस चाहिए जहां स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। रास्ते में उसका सामना मीरिया से होता है। विदाउट हेजिटेशन वो ब्लंटली उससे पूछती है कि वो सच में कौन है। वो जवाब देता है कि वो उस सो कॉल्ड इंफीरियर के अलावा और क्या हो सकता है जो सब उसे लेबल करते हैं। वो मानती है कि ये सेंस बनाता अगर वो एफर्टलेसली 8 स्पिरिट आर्ट्स कमांड ना कर पाता। ज्यादातर डेमी ह्यूमंस भी इसके कैपेबल नहीं है। हमारा लड़का श्रग करके कहता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसे डिफरेंट वेवलेंथ्स के बीच टैब्स स्विच करने जैसा बताता है। ऑफ कोर्स वो जानता है कि प्रैक्टिस में ये सुनने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो रिक्वेस्ट करती है कि ये कॉन्वर्सेशन वो कहीं प्राइवेट में करे। अकेले होने पर वो फिर पूछती है कि वो कौन है। इस बार वो क्लेम करता है कि वो बस एक ह्यूमन है जिसे कोदम विलेज के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कोल्ड स्लीप में रखा गया था। उसके मजे लेने के लिए वो पूछती है कि हाइबरनेशन से पहले वो क्या करता था। जिन ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो अपनी कंट्री के लिए एक स्पेशल फोर्सेस एजेंट था। भले ही सदियां बीत गई हों, उसे वो दिन विविडली याद है, जैसे बस कुछ ही साल पहले की बात हो। क्यूरियस होकर वो और पूछती है कि अपने नेशन के लिए लड़ने वाले को कोल्ड स्लीप में सील क्यों किया जाएगा। वो सैड फील करता है और मानता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। उसे सच में बिलीव था कि अगर वो खुद को पूरी तरह पुश करे तो वो सबको सेव कर लेगा, पर एंड में वो फेल हुआ और उसने सब कुछ खो दिया। वो ये भी कॉन्फेस करता है कि प्रोफेसर बनना रैंडम नहीं था, उसे आल्टोन फैमिली का इन्फ्लुएंस चाहिए। बात बदलकर वो पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो जल्द ही उसे एक डस्टी रनडाउन रूम में ले जाती है और बताती है कि ये एक स्टोरेज स्पेस था जहां इंस्ट्रक्टर्स अपनी टीचिंग सप्लाईज रखते थे। एक शेल्फ पर एक आउल स्टैचू तुरंत उसकी अटेंशन खींच लेता है। वो पूछता है कि उसे यहां लाने का रियल रीजन क्या है, तो मीरिया मानती है कि वो स्टोरेज रूम के ठीक बगल में मौजूद स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये खाली रहने के हिसाब से बहुत लार्ज है, जिससे वो सर्टन है कि यहां कुछ इंपॉर्टेंट छिपा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए प्रोफेसर जिन कैजुअली आगे बढ़कर उस आउल स्टैचू को पकड़ लेता है। वो कंफ्यूजन में उसे देखती है, सोचती है कि वो एक डस्टी ओल्ड डेकोरेशन को क्यों सहला रहा है। जैसे ही वो उसे हल्का सा ट्विस्ट करता है, बुक शेल्व्स स्लाइड होकर अलग हो जाते हैं और अंदर जाता एक हिडन पैसेज दिख जाता है। वो कामली उसे एक सीक्रेट रूम के होने का सही अंदाजा लगाने के लिए कंग्रेचुलेट करता है। मीरिया स्पीचलेस रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने इतनी जल्दी मैकेनिज्म कैसे सॉल्व कर लिया। हमारा प्रोफेसर कूली एक्सप्लेन करता है कि उसने नोटिस किया कि मोटी डस्ट से भरे रूम में सिर्फ वो आउल ही इकलौता क्लीन ऑब्जेक्ट था। इसके बाद वो उसे पीछे रुकने को कहता है ताकि वो अकेले उस सस्पिशियस चेंबर को इन्वेस्टिगेट कर सके। सरप्राइज्ड होकर मीरिया फर्मली कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। वो याद दिलाता है कि अंदर कोई डेंजरस इन्वेडर हो सकता है और शायद वो उसे प्रोटेक्ट ना कर पाए। वो ब्लॉन्ड क्लियर कर देती है कि उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करती है कि वो अपनी क्लास में सबसे लीग्स अबाव है और सिर्फ उसका भाई ही उसकी स्किल को सरपास कर सकता है। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेता है। वो दोनों केयरफुली उस टूटी स्टेयरकेस से नीचे उतरते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा डीप है। टोटल डार्कनेस में इतनी एफर्टलेसली लाइट को कमांड करना कितना कन्वीनियंट है। मीरिया क्वाइटली ये अप्रिशिएट करती है। जिन कैजुअली जोर से जोक मारता है कि ये जगह फैंटेसी गेम में मॉन्स्टर्स के स्पॉन होने के लिए परफेक्ट डंजन जैसी है, जिससे वो लड़की उसके गेमर रेफरेंस से कंफ्यूज हो जाती है। फिर से क्यूरियस होकर वो उसकी बैक स्टोरी वापस ले आती है। वो पूछती है कि क्या उसके माइंड में कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि थ्रेट्स को हंट डाउन करना उसकी स्पेशलिटी थी।
वो अम्यूज्ड फील करता है कि उसने कितनी जल्दी उसकी अनबिलीवेबल स्टोरी मान ली। उसके ट्रस्ट के स्मॉल रिवॉर्ड के तौर पर वो रिवील करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इसमें लॉर्ड रडमैन इन्वॉल्व हो सकता है। वो तुरंत पूछती है कि वो इतना सर्टन क्यों है। प्रोफेसर जिन एक्सप्लेन करता है कि भले ही वो आदमी लेक्चर्स में कैरिज्मेटिक लगता है, पर जब वो अकेला होता है तो उसमें कुछ डीपली अनसेटलिंग है। उन क्वाइट मोमेंट्स में वो ग्रीसी बास्टर्ड ऐसी वाइब देता है जैसे वो डेफिनेटली कुछ शेडी प्लॉट कर रहा हो। वो समझाता है कि ऐसा बिहेवियर उन लोगों में कॉमन है जो अपनी दुनिया के सामने वाली पर्सोना से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, उसे ये प्रिटी ऑब्वियस लगा कि वो आदमी एक टीचर होने के हिसाब से टेरिबली ऑब्जर्वेंट है। मिरिया मानती है कि ओरिजिनली उसे लॉर्ड गीता पर शक था, पर जिन उसकी थ्योरी डिसमिस कर देता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जिसके पास अपने इमोशंस पर जीरो कंट्रोल हो वो कभी कुछ ट्रूली सिनिस्टर ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता। टू हर सरप्राइज, वो यहां तक कहता है कि वो रिंकली ओल्ड नटकेस शायद दिल का डिसेंट इंसान है। एट लास्ट दोनों स्टेयरकेस के बॉटम पर पहुंचते हैं, जो एक मैसिव डस्ट फिल्ड हॉल में खुलता है। एकेडमी ग्राउंड्स के ठीक नीचे छिपे इस एनॉर्मस लैबिरिंथ को देखकर मिरिया की आंखें शौक से फटी रह जाती है। अचानक जिन चलना रोक देता है क्योंकि वो कुछ स्टन्ड है। अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी उसने कगुरा की लैबोरेटरी ऐसी जगह छिपी होने की उम्मीद नहीं की थी। जब जिन नैनो मशीन से प्रोटेक्टेड दरवाजों को देखता है जिन्हें इस एरा के लोग स्पिरिट्स कहते हैं, तो वो सर्टन हो जाता है कि ये सच में कगुरा की लैबोरेटरी है। मिरिया नर्वस हो जाती है क्योंकि इतने लंबे वक्त से ढूंढने के बाद भी उसे एकेडमी के नीचे छिपा ये मैसिव डोर कभी नहीं मिला था। जिन उसे समझाता है कि ऑर्डिनरी पीपल को ऐसा दरवाजा खोलने के लिए स्पेशल एक्सेस की चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे कोदम विलेज में हकमा को की मिली थी, और उसे लगता है कि यहां भी किसी को वैसे ही की मिली होगी। हालांकि जिनको पता है कि उसके पास ऑटोमेटिकली फुल एक्सेस है, इसलिए वो कामली अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉक सिस्टम तुरंत उसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाले इंसान के तौर पर पहचान कर उसके लिए दरवाजा अनलॉक कर देता है। जैसे ही वो लार्ज गेट धीरे से खुलता है, जिन सोचता है कि इस कंट्री के रूलर्स को हटाने वाला भी शायद वही है जिसके पास यहां का एक्सेस था। इसी बीच मिरिया अभी भी स्टंट खड़ी है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उनकी एकेडमी के ठीक नीचे हमेशा से ऐसा कुछ था। वो जिन से पूछती है कि क्या उसे सच में की नहीं चाहिए थी, और जिन कैजुअली कहता है कि एंशिएंट ह्यूमंस इस मामले में स्पेशल है। मिरिया आखिरकार उसकी बातों पर यकीन करने लगती है और चुपचाप उसके पीछे हिडन लैब में गहराई तक जाती है। अंदर उन्हें लार्ज मेटल केजेस में कई करप्टर्स कैद मिलते हैं, और हैरानी की बात है कि वो सब कंप्लीटली काम है, वाइल होने का कोई साइन नहीं दे रहे। जिनको बैंडिट्स के पकड़े हुए करप्टर्स याद आते हैं जो आजाद होने तक बिल्कुल शांत थे। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि आखिर कोई बिना नजर में आए इतने मैसिव करप्टर्स को यहां तक कैसे लाया। मिरिया मानती है कि इस एकेडमी को लेकर उसके ब्रदर का सस्पिशन शायद सच था। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें छिपकर इंतजार करना चाहिए ताकि वो जिम्मेदार लोगों पर एम्बुश कर सकें, क्योंकि कल्प्रिट्स कभी ना कभी तो यहां लौटेंगे ही। लेकिन जिन कहता है कि इंतजार करने के बजाय उन्हें तुरंत एकेडमी को सील करके पहले इन करप्टर से निपटना चाहिए। मिरिया आर्ग्यू करती है कि वो मास्टरमाइंड को भागने नहीं दे सकते, पर जिन समझाता है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ये करप्टर्स भड़के तो सबकी जान खतरे में होगी। जब वो कहता है कि उसका भाई भी यही डिसीजन लेता, तो वो लड़की आखिरकार मान जाती है। जिन आगे कहता है कि उसे कुछ तलत होने की बैड फीलिंग आ रही है, और जब भी ऐसा होता है उसके इंस्टिंक्ट्स हमेशा सही निकलते हैं। वो कहता है कि वो लैबोरेटरी को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे ऊपर जाकर अपने भाई को लाने को कहता है ताकि एकेडमी में कर्फ्यू लगाकर स्टूडेंट्स को बचाया जा सके। उसे वापस सरफेस पर भेजने के बाद जिन कुछ यूजफुल क्लूज ढूंढने की उम्मीद में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में और अंदर जाता है। इसी बीच सरफेस पर उस स्किनी रैट का नए ट्यूटर से हारने पर मजाक उड़ रहा है। फिर भी वो जिन को इंफीरियर स्पीशीज बुलाकर अपनी रेपुटेशन शराब होने का ब्लेम उसी पर डालता है। हेडमास्टर लॉर्ड गीता के पास आकर उस स्किनी रैट को स्ट्रेंज मूवमेंट्स बंद करने को कहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हेडमास्टर सबके सामने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती है और फिर लॉर्ड रडमैन के बारे में पूछती है, जो सुबह से मिसिंग है। हेडमास्टर ओवरवेल्म्ड फील करती है और उस फैट मैन की एब्सेंस उन्हें और डरा देती है। तभी वो एकेडमी के ऊपर एक डार्क क्लाउड बनते देखती है और सोचती है कि ये क्या हुआ। इधर मिरिया तेजी से सरफेस की तरफ भागती है, पर दरवाजे से बाहर आते ही उसका सामना लॉर्ड रडमैन से होता है। सुबह से गायब वो फैट मैन अब एकदम ईविल एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, जो साफ बता रहा है कि वो कुछ बहुत बुरा करने वाला है।
वापस लैब में जिन कुछ स्ट्रेंज रेडिश पोर्टल्स एग्जामिन करता है जो ऐसे पल्स कर रहे हैं मानो जिंदा हों। वो सोचता है कि क्या ये सच में जिंदा है और क्या इसे कगुरा ने बनाया है। फिर जिन को कगुरा का छोड़ा मैसेज क्यूब और नैनोमशीन इंजेक्टर मिलता है। ये एंशिएंट ह्यूमन उम्मीद करता है कि इस क्यूब में करंट सिचुएशन को समझने और सॉल्व करने के क्लूज होंगे। वो तुरंत क्यूब एक्टिवेट करता है और कगुरा का हॉलोग्राम कैजुअली कॉफी पकड़े हुए नजर आता है। कगुरा को पहले से उम्मीद थी कि जिन सबसे पहले इस फैसिलिटी में पहुंचेगा, क्योंकि ये लैब उसके जागने की जगह के सबसे करीब है। वो डॉग बताता है कि इस लैब में वो एक ऐसी डिवाइस बना रहा था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी इंसान नहीं बना पाए थे, और उसी डिवाइस की पावर का एक छोटा हिस्सा इस इंजेक्टर में जिन के लिए सील किया गया है। वो खुद अपनी तारीफ करता है और आखिरकार रिवील करता है कि वो माइंड ब्लोइंग डिवाइस असल में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। जिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कगुरा इतने बड़े स्केल पर कुछ बना सकता है, पर अब सारी गुत्थियां सुलझने लगती है। आर्गस ने बताया था कि इन्वेडर्स पूरे शहर में अचानक से कहीं से भी आ गए। उसके दिमाग में मतरे की अलार्म बेल्स बजने लगती है, क्योंकि जिसके पास भी ये डिवाइस है वही इन सब के पीछे है। खासतौर पर तब जब यहां नीचे पूरे जू जितने मॉन्स्टर्स कैद हैं। तभी उसे मैड साइंटिस्ट के रिकॉर्डेड मैसेज में कुछ अजीब लगता है। ओरिजिनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस का कलर प्योर ब्लू था। अगर ऐसा है तो उसके सामने रखा ये रेड डिवाइस आखिर क्या है? जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, वो डिवाइस एक वायलेंट हम के साथ एक्टिवेट हो जाता है। जिन खुद को तैयार करता है कि इसमें से पता नहीं कौन सा नाइटमेयर बाहर आने वाला है, पर इसके बजाय केजेस के अंदर मौजूद हर इन्वेडर अचानक हवा में गायब हो जाता है। सरफेस पर आर्गस और होली नाइट्स अपनी आंखों के सामने अपना वर्स्ट नाइटमेयर सच होते देखते हैं। रॉयल कैपिटल के आसमान से सैकड़ों इन्वेडर्स बरसने लगते हैं, जैसे वो किसी बैटल रॉयल मैच में ड्रॉप हुए हों। वापस अंडरग्राउंड वो ग्रीसी फैट मैन एक क्रीपीएस्ट स्माइल के साथ मीरिया की तरफ मुड़ता है। वो मॉक करते हुए पूछता है कि वो इतनी टेंस और इम्पेशेंट क्यों लग रही है। मीरिया उस पिक को कोल्डली रास्ते से हटने को कहती है, जब तक कि वो खुद फाइट नहीं चाहता। जेन्युइनली सरप्राइज्ड होकर लॉर्ड रडमन मानता है कि उसे शक था कि वो काफी वक्त से उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली उसे ये सब समझने में बहुत देर हो गई। जब मीरिया इसका मतलब पूछती है तो वो कामली डिक्लेयर करता है कि डे ऑफ जजमेंट आ चुका है। वो बैल्डिंग पटेटो आह भरते हुए बताता है कि वो इस इवेंट को डिले करना चाहता था, पर उसकी लैबोरेटरी में झांकने वाले 2 चूहों ने उसे मजबूर कर दिया। स्पेसिफिकली उसे रियलाइज हो गया था कि उसके ग्रैंड प्लान के लिए रियल थ्रेट जिन है। उसके इंस्टिंक्ट्स ने वार्निंग दी थी कि ये नया इंस्ट्रक्टर मीरिया के ब्रदर की तरह एक बहुत बड़ा हेडेक बनेगा। बिना किसी कंफर्मेशन के वो जानता है कि जिन ने ही उस हिडन पैसेज को ढूंढा है। बात करने में काफी वक्त बर्बाद करने के बाद वो तय करता है कि सारे विटनेसेस को यहीं एलिमिनेट कर देना बेस्ट है। मीरिया को इस बात पर हंसी आ जाती है कि वो उसे हराने का ख्वाब देख रहा है। रडमैन के चेहरे पर एक डीमोनिक ग्रिन आ जाती है और वो अपनी जमा की हुई अनइमेजिनेबल पावर के बारे में बोस्ट करने लगता है, पर उसे ये रियलाइज नहीं होता कि एक लड़की उसके सिर से भी बड़े पॉट के साथ चुपचाप उसके पीछे आ रही है। मीरिया नर्वसली पसीना पोंछती है, ये सोचकर डरी हुई है कि क्या ये रिडिकुलस प्लान सच में सक्सीड होगा। बिना हेजिटेशन के हकमा अपने छोटे हाथों की पूरी ताकत से उस फैट बास्टर्ड के सिर पर वो पॉट दे मारती है। मीरिया शौक में उसे देखती रह जाती है और पूछती है कि उसे ये जगह मिली कैसे। हकमा जल्दी से बताती है कि वो जिन को ढूंढने आई थी। बाहर एब्सोल्यूट केओस मचा है और अपने गार्डियन के बिना सबको बचाना इम्पॉसिबल होगा। रास्ते में उसे कुडो नाम की एक नई स्टूडेंट मिली, जिसने बताया कि उनके प्रोफेसर अभी स्टोरेज रूम में गए थे। वो नई लड़की एक टीचर को नॉकआउट करने पर स्लाइटली गिल्टी है, पर हकमा कहती है कि वो क्रीप इसी लायक था। इसके अलावा चूंकि उसने पीछे से उनके चेहरे नहीं देखे, तो कुछ भी तलत होने पर वो आसानी से सारा ब्लेम इस ब्लॉन्ड प्रिंसेस पर डाल सकते हैं। ठीक उसी वक्त जिन आखिरकार स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचता है। कंसर्न होकर वो पूछता है कि ये क्या हुआ, जबकि फर्श पर वो पिग एक फॉलन बॉलिंग पिन की तरह पड़ा है। हकमा जल्दी से उसे टोकती है और बताती है कि बाहर सिटी में कंप्लीट केओस फैल चुका है। वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि लैब के इन्वेडर्स को कहां भेजा गया होगा। ये रियलाइजेशन होते ही मीरिया का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो तीनों बिना एक सेकंड वेस्ट किए बाहर भागते हैं। पूरी सिटी में आग लगी है, लगभग आधा शहर खंडहर बन चुका है और टेरिफाइड सिटीजन्स जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उन इन्वेडिंग क्रीचर्स में एक हल्किंग विलगैक्स जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। अपने बिलवड होम की ऐसी हालत देखकर मीरिया कंप्लीटली स्पीचलेस रह जाती है। इसी बीच जिन फिर से फेलियर का भारी बोझ महसूस करता है, ये सोचकर कि मौठा मिलने पर उसे वो डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। हकमा उसे वापस रियलिटी में लाती है। वो उस मैसिव टेंटिकल मॉन्स्टर की तरफ इशारा करती है, जो सीधे रॉयल पैलेस पर एक डेवस्टेटिंग अटैक चार्ज कर रहा है। अपनी गलती सुधारने के लिए डिटर्मिन होकर
जिन वो इंजेक्शन यूज करता है जो कगुरा ने छोड़ा था। इसे यूज करने के बाद उसे टेलीपोर्टेशन का एक टोन डाउन वर्जन मिल जाता है। मैड साइंटिस्ट ने बताया था कि नैनो मशीन्स में सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि इसे 24 आवर्स में एक बार एक्टिवेट किया जा सके, और इसकी रेंज सिर्फ यूजर की लाइन ऑफ साइट के अंदर एक शॉर्ट डिस्टेंस तक लिमिटेड है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए है, और जिन बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है उसके कैलिबर का इंसान प्रैक्टिकली वहां तक टेलीपोर्ट कर सकता है जहां तक उसकी आंखें देख सकती है। बिना एक सेकंड झिझके वो वैनिश हो जाता है और रॉयल पैलेस से टकराने से ठीक पहले सीधे उस मैसिव लेजर बीम के रास्ते में रीअपियर होता है। तो दोस्तों, कहानी का ये रोमांचक हिस्सा यही खत्म होता है। अब आगे क्या होगा हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। यकीन मानिए, असली मैडनेस तो बस अब शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।